तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच यकीन नीड 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन अप, जहां पर हम लोग परमानेंट टिश्यूज के बारे में हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करने वाले हैं। कल हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ाई कर ली थी। एक बार मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा जिससे मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाए। एज वेल एज मैं आपको परमानेंट टिश्यूज के बारे में भी जो बेसिक पॉइंटर्स बता चुका था वो एक बार दोबारा से रिविजिट करवा दूंगा। एंड देन आफ्टर हम लोग परमानेंट टिश्यूज के टाइप्स की ओर बढ़ जाएंगे, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को आज हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर हो जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं होते तो हम लोग उनको कल कंटिन्यू करेंगे एंड कल ही हम हमारे टिश्यू सिस्टम नाम के टॉपिक को भी स्टार्ट कर रहे होंगे। सब कुछ ठीक है, क्या बात है यार। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू दिस सेशन। सभी लोगों का स्वागत है, सुस्वागतम। काफी लोग अपने मार्क्स लिख रहे हैं, अच्छे मार्क्स आए होंगे। आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे टैग करके अपने मार्क्स पहले ही बता दिए थे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं प्लीज मेंटेन द पेस, प्लीज कीप अप द पेस। और जिन लोगों के मार्क्स थोड़े बहुत कहीं सिली मिस्टेक्स की वजह से कट गए हैं, मेरे भाई थोड़ा सा क्वेश्चन को आराम से पढ़ा कीजिए एंड आराम से रिस्पॉन्स जाहिर किया कीजिए। जब आपको लगे कि आपको आंसर मिल चुका है तब भी चारों ऑप्शंस को देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लेट्स से आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, पहला ही आंसर अगर आपको मिल गया है तो भी एक बार बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को झांक लिया करो, एक बार देख लिया करो, क्योंकि कई बार एक ऐसा सवाल भी आपके सामने आता है जिसके मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं और नीचे कोई ऐसा ऑप्शन दिया होता है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस का जिक्र होता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है सिली मिस्टेक्स अवॉइड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड मल्टीपल टाइम्स चीजों को रिवाइज भी करिए, मल्टीपल टाइम्स चीजों को पढ़िए भी, दोहराइए भी, जिससे कि वो आपके दिमाग में सेटल हो जाए। कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, हम लोगों ने अच्छे तरीके से लेक्चर देखे, लेकिन एग्जाम में जाकर के हम किन्हीं दो ऑप्शन के बीच में फंस जाते हैं। ऐसा तब होता है जब आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं होती, तब आप दो ऑप्शन में अटकते हैं। अगर आप अपने कंटेंट को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रखे होते हैं ना, तो आप एक ऑप्शन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं आराम से। सो दैट शिफ्ट टेक्स प्लेस जब आपने मल्टीपल टाइम प्रॉपर रिवीजन किया हो। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ मेरे भाई, जिस दिन जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो उसी दिन रात को बैठ करके रिवाइज करो। एक हफ्ते बाद टाइम निकालो, उस दिन रिवाइज करो। हर हफ्ते का संडे जो है रख लो रिवीजन के लिए, 6 से 9 बजे तक का शाम का टाइम रख लो रिवीजन के लिए कि इस दिन मैं रिवीजन करूंगा ही करूंगा, और उस दिन रिवीजन करो। एंड महीने का जो आखिरी संडे है वो पूरा का पूरा डिवोट कर दो, 5-6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा डिवोट कर दो ओनली फॉर रिवीजन। जो आपको रिवीजन दे सकता है वो आपको कोई और चीज नहीं दे सकती। सो रिवीजन अपनी जगह बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये करिएगा जरूर। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। मैंने आपको कल जो पढ़ाया था वो सारा का सारा कंटेंट एक छोटे से चार्ट के फॉर्मेट में। मैंने आपको कहा था कि प्लांट में जितने भी टिश्यूज हैं, क्या इन्हें मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं मेरे भाई? यस गुरुजी, आप इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो टिश्यूज होंगे इन्हें क्या मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कह सकता हूं? यस गुरुजी, आप इन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कह सकते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मतलब ये ऐसे टिश्यूज हैं जो निरंतर डिवाइड करते रहते हैं, अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं, प्लांट्स में नए नए सेल्स को ऐड करते रहते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यानी इनके पास है द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये काफी छोटे होंगे, इनके ऊपर पतली सेल वॉल होगी, इनमें अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस मिलेंगे, इनके अंदर अबंडेंट आपको क्या मिलेगा? प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, बड़ा न्यूक्लियस मिलेगा, गाढ़ा गाढ़ा यहां पर खाने का फूड मटेरियल मिलेगा, यानी खूब सारी इनके पास एनर्जी होगी, तभी ये लगातार डिवाइड कर सकते हैं। और इन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल्स की डिवीजन से कुछ नए सेल्स तैयार होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? परमानेंट सेल्स कहते हैं। अब नाम ही है परमानेंट, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं करते, दे हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, ये अब डिवाइड करना भूल चुके हैं। अब मेरे भाई ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे, ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो थे ये भी अलग अलग जगहों पर पाए जा सकते हैं और अलग अलग काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल जो प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं, जो प्लांट की लंबाई बढ़ाते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं, एंड जो प्लांट में पहले अपीयर करते हैं, इन्हें हमने कहा प्राइमरी मेरिस्टम। एंड मेरे दोस्त जो प्लांट की गर्थ बढ़ाते हैं, चौड़ाई बढ़ाते हैं और बाद में प्लांट में अपीयर करते हैं, इन्हें हमने कहा सेकेंडरी मेरिस्टम। अब ये जो प्राइमरी मेरिस्टम है, जो प्लांट की लेंथ बढ़ाते हैं, ये लेंथ बढ़ाने वाले जो सेल्स हैं ये आपके प्लांट की टिप पे भी पाए जा सकते हैं, इन्हें एपिकल कहा गया। रूट की टिप पे पाए जाने वाले रूट एपिकल मेरिस्टम सेल, एंड शूट की टिप पे पाए जाने वाले शूट एपिकल मेरिस्टम सेल, एंड बीच बीच में पाए जाने वाले क्या हो जाएंगे? आपके इंटर कैलरी मेरिस्टम के सेल हो जाएंगे, जो मैंने आपको ग्रासेस में बताए थे।
एंड मेरे दोस्त जो आपके सेकेंडरी मेरिस्टम के सेल्स हो जाएंगे, यहां एक शब्द मैंने आपको लिखवाया था कैम्बियम। ये कैम्बियम शब्द जिस टिश्यू में आ जाए समझ जाइएगा कि वो सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा है। चाहे आप यहां पर बात करें वस्कुलर कैम्बियम की, चाहे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की, चाहे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की, चाहे कॉर्क कैम्बियम की, जिसे आप फेलोजन कह रहे थे, जहां पर भी कैम्बियम शब्द आएगा मतलब सेकेंडरी मेरिस्टम की सेकेंडरी ग्रोथ की बात हो रही है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि सेकेंडरी ग्रोथ कहां कहां होगी मेरे दोस्त। सेकेंडरी ग्रोथ आपकी होगी डायकॉट्स में एंड जिम्नोस्पर्म्स में। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ यूजुअली देखने को नहीं मिलती आपको। यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कहानी थी। अगर मैं परमानेंट टिश्यू की कहानी बताऊं तो परमानेंट टिश्यू जो है ये भी आपके दो टाइप के हो सकते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब ऐसे परमानेंट टिश्यू हैं जिनमें एक ही टाइप के सेल्स देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए इन्हें सिंपल कहा गया। जैसे कि आपके पेरेन्काइमा नाम के टिश्यू, जिनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं अगली स्लाइड में। पेरेन्काइमा सारे सेल्स एक जैसे ही दिखते हैं। कॉलेनकाइमा सारे सेल्स कॉलेनकाइमा में एक जैसे ही दिखते हैं। देन स्क्लेरेनकाइमा सारे सेल्स स्क्लेरेनकाइमा में एक जैसे दिखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये स्क्लेरेनकाइमा जो है ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो स्क्लेरेन से ही ये स्क्लेर शब्द निकाल लो, ये हो सकते हैं आपके स्क्लेरिड, और दूसरा हो सकता है मेरे दोस्त आपका फाइबर। तो जब फाइबर टिश्यू की हम लोग बात करेंगे तो सारे के सारे फाइबर्स ही एक साथ इकट्ठे देखने को मिलेंगे आपको, है ना। कई सारे फाइबर एक साथ ग्रुप में मिलेंगे। और स्क्लेरिड की बात करेंगे तो कई सारे स्क्लेरिड ही ग्रुप में मिलेंगे। यानी ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इनमें सारे सेल्स एक जैसे ही होंगे, या तो सारे आसपास के सेल्स एक जैसे होंगे, पेरेन्काइमा या कॉलेनकाइमा या स्क्लेरिड या फाइबर। तो ये क्या है मेरे भाई, आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने दो नाम लिखे थे मेरे दोस्त। ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज थे ये, जिनको हम लोग वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। मिस्टर जाइलम जो कि वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड मिस्टर फ्लोएम जो कि फूड के यानी शुगर के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सारी चीजें हम लोगों को अच्छे तरीके से कल ही चमक उठी थी। एक बार बताओ मेरे भाई, इतनी बात आपको याद है या नहीं? क्या इतनी बात सभी लोगों को याद है? मैंने आपको बताया कि प्लांट में दो तरीके के टिश्यूज होते हैं। एक वो टिश्यूज जो निरंतर डिवाइड करते रहते हैं, इनका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक वो टिश्यू जो अपनी डिवीजन की कैपेबिलिटी लॉस्ट कर चुके हैं, जो अब डिवाइड नहीं करते, इनका नाम है परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को भी मैंने प्राइमरी मेरिस्टम कहा या सेकेंडरी मेरिस्टम कहा। अगर प्लांट की सिर्फ ग्रोथ बढ़ रही है तो प्राइमरी मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। अगर प्लांट जो है यानी लेंथ बढ़ रही है तो प्राइमरी मेरिस्टम, एंड गर्थ अगर चौड़ाई बढ़ रही है देन सेकेंडरी मेरिस्टम। फिर ये जो लेंथ बढ़ाने वाली मेरिस्टम है, प्राइमरी मेरिस्टम भी, ये टिप पे पाई जा सकती है, शूट एपिकल और रूट एपिकल, और बीच बीच में भी पाई जा सकती है, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। एंड जो परमानेंट टिश्यूज हैं ये सिंपल भी हो सकते हैं, जहां सारे सेल्स ऑलमोस्ट एक जैसे दिख रहे हो, या ये आपके कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, यानी अलग अलग दिखने वाले सेल्स के मिश्रण से ये टिश्यू आपका बना हुआ हो। यहां तक की बातें आपको चमकनी चाहिए। अगर नहीं चमकी हैं एक बार ये देख लो मेरे भाई, ये हमारी कल वाली स्लाइड है। मैंने आपको बताया प्लांट में जितने भी टिश्यूज हैं इनको हमने दो कैटेगरी में तोड़ दिया, डिपेंडिंग अपॉन कि ये डिवीजन की कैपेबिलिटी रखते हैं या नहीं। अगर मेरे भाई यहां पर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलता हूं तो ये डिवीजन की कैपेबिलिटी रखते हैं, ये डिवाइड करके नए नए सेल्स बना सकते हैं। अगर ये प्लांट की लेंथ बढ़ा रहे हैं तो इन्हें प्राइमरी मेरिस्टम कहा जाएगा। अगर ये प्लांट की गर्थ यानी चौड़ाई बढ़ा रहे हैं तो इन्हें लेटरल मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम या सिलेंड्रिकल मेरिस्टम कहा जाएगा, क्योंकि चौड़ाई बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले प्लांट को जब आप ग्रो करेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो सबसे पहले प्राइमरी मेरिस्टम आते हैं प्लांट में, एंड उसके बाद आपके सेकेंडरी मेरिस्टम आते हैं। ये जो प्राइमरी मेरिस्टम है जो प्लांट की लंबाई बढ़ाते हैं, ये सेल्स आपके एपेक्स पे यानी टिप पे भी पाए जा सकते हैं। रूट की टिप पे रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट की टिप पे शूट एपिकल मेरिस्टम, और ये बीच बीच में भी पाए जा सकते हैं मैच्योर्ड टिश्यूज के, जिसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टम कह सकते हैं। एंड अगर ये सेकेंडरी ग्रोथ करा रहे हैं तो इनके नाम में कैम्बियम आएगा, जैसे वस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, नाम में ही कैम्बियम आपको देखने को मिलेगा। परमानेंट टिश्यूज जो अब फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये सिंपल भी हो सकते हैं, यानी इनमें सारे सेल्स एक जैसे देखने को मिलेंगे, जैसे पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे जाइलम में आपको देखने को मिले ट्रैकीड और वेसल, इसके अलावा जाइलम, पेरेन्काइमा और फाइबर, एंड फ्लोएम में देखने को मिले आपको कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ये चार अलग अलग टाइप के सेल्स मिलकर के जाइलम और फ्लोएम तैयार करते हैं। तो यहां पर रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टम तो हमने देख ली थी कल के लेक्चर में।
इंटर कैलोरी मेरिस्टम आपको अलग से पढ़ाया गया था। मैंने आपको बताया कि अगर ये ग्रास है तो इसकी शूट की टिप पे शूट एपिकल मेरिस्टम है, रूट की टिप पे रूट एपिकल मेरिस्टम है। ये जो बीच में लाल कलर के पैच दिखाई दे रहे हैं ये है इंटर कैलोरी मेरिस्टम। समझ लीजिए इस घास को ऊपर ऊपर से किसी घास खाने वाले एनिमल ने चर लिया, किसी गाय भैंस ने चर लिया, तो भैया शूट एपिकल मेरिस्टम तो गायब हो गई, शूट की टिप तो गायब हो गई। तो क्या है ये जो इंटर कैलोरी मेरिस्टम है, ये जो लाल लाल कलर के पैच रह गए, ये दोबारा से इस ग्रास को क्या कर देते हैं, ग्रो कर देते हैं और इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। एंड दैट्स व्हाई ये जो इंटर कैलोरी मेरिस्टम है ये प्राइमरी मेरिस्टम का पार्ट है, क्योंकि ये हाइट बढ़ा देती है ग्रास की, इसका सेकेंडरी ग्रोथ से लेना देना नहीं है, इसीलिए इस इंटर कैलोरी मेरिस्टम को हमने प्राइमरी मेरिस्टम में ही रखा। इतनी बात सभी को क्लियर है? फटाफट बताइए, क्या इतनी बात मेरे सभी बंधुओं को, मेरे सारे साथियों को, दोस्तों को क्लियर है? झटपट बताओ, फटफट बताओ। फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द डिस्कशन ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। अब परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन हमें पता है अच्छे तरीके से। सर परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जो कि डिवाइड नहीं कर सकते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिवाइड कर करके सारे के सारे सेल्स बना रहे हैं एक प्लांट में, तो परमानेंट टिश्यू भी किससे बना होगा? मेरिस्टेमेटिक सेल से ही बना होगा। तो मेरिस्टेमेटिक सेल ने खूब सारी डिवीजन की, नए नए सेल्स बनाए। अब जो नए नए सेल्स हैं वो परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो गए। यानी मेरे भाई अब ये कोई काम धंधा करेंगे, अब इनको फर्दर डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, तो परमानेंट टिश्यूज डिवाइड नहीं करते। अब ये परमानेंट टिश्यूज भी दो टाइप के होते हैं। पहले सिंपल परमानेंट टिश्यूज, एक ऐसा टिश्यू जहां सारे सेल लगभग लगभग एक जैसे दिखते हैं, सारे सेल्स लगभग एक जैसे हैं, सिंपल परमानेंट। एंड जहां पर मल्टीपल डिफरेंट तरीके के दिखने वाले सेल्स हैं वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले भैया सिंपल परमानेंट की बात करेंगे। यही तो बेसिक तरीका है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो हम सिंपल परमानेंट की बात करेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ये तीन टाइप का है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले पेरेन्काइमा को हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पेरेन्काइमा को पढ़ लेते हैं। हेडिंग डाल लो मेरे भाई, हेडिंग डाल लो मिस्टर पेरेन्काइमा। अब ये जो पेरेन्काइमा है, ये पेरेन्काइमा जो है इट इज लिविंग टिश्यू, जिंदा है। टाइगर जिंदा है और पेरेन्काइमा भी जिंदा है। इट इज लिविंग टिश्यू एंड इट फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। इट फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। एक प्लांट की बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, मान के चलिए उसमें से ज्यादातर सेल्स जो हैं, हरे भरे सेल्स, वो आपको क्या देखने को मिलेंगे? पेरेन्काइमेटस देखने को मिलेंगे। तो ये पेरेन्काइमा सेल्स दिखाई कैसे देते हैं भैया? हरे भरे सेल्स बना लो यहां पर। ये अगर मैं पेरेन्काइमेटस सेल्स बना दूं, इनका अगर मैं टिश्यू तैयार कर रहा हूं तो कई सारे सेल में बनाऊंगा। मैंने एक जैसे सेल्स बनाए, एक जैसे सेल्स बनाए। ये आपका क्या है भैया? ये आपका पेरेन्काइमेटस टिश्यू हो जाएगा। एक जैसे सेल मैंने यहां पर बना लिए। दिस इज योर पेरेन्काइमेटस टिश्यू। तो ये जो यहां पर सेल है, ये जो आपका पेरेन्काइमा सेल है, ये कैसा हो सकता है? ये आपका राउंड हो सकता है। मैंने यहां पर राउंड बनाया है। इसके अलावा मैं ओवल भी बना सकता था। इसके अलावा मैं क्या बना सकता था? सिलेंड्रिकल भी बना सकता था, या मैं कह सकता हूं मैं स्फेरिकल भी बना सकता था। स्फेरिकल भी बना सकता था। इसके अलावा मैं पॉलीगोनल भी बना सकता था। पॉली का मतलब बहुत सारी, गॉन का मतलब होता है साइड्स, यानी मैं हेक्सागन, पेंटागन ऐसे भी शेप बना सकता था, रेक्टेंगल वगैरह भी बना सकता था, पॉलीगोनल भी बना सकता था। और इसके अलावा दोस्त मैं इलोंगेटेड भी बना सकता था, लंबे लंबे सेल्स भी बना सकता था, जो आगे हमें बनाने पड़ेंगे। आज मैं आपको एक डायग्राम में बनाकर दिखाऊंगा भी। तो ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं, बट ये सारे के सारे जो सेल्स है एक जैसे दिखेंगे, तभी ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा ना। तो ये मैंने यहां पर एक टिश्यू बनाया है जिसमें 6 सेल हैं। तो ये 6 के 6 सेल लगभग एक जैसे दिखाई देंगे, चाहे सारे के सारे मैं गोल बनाऊं, चाहे सारे के सारे मैं अंडे जैसी शेप के बनाऊं, चाहे सारे के सारे मैं स्फेरिकल बनाऊं, या सारे के सारे सिलेंड्रिकल बनाऊं, या सारे के सारे लंबे बनाऊं, या सारे के सारे रेक्टेंगुलर बनाऊं, ये सारे के सारे होंगे एक जैसे, तभी ये सिंपल परमानेंट टिश्यू आपका हो पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है, ये आपकी कैसी है? थिन एंड सेल्यूलोजिक। अब प्लांट का सेल है तो अधिकतर सेल्यूलोज का ही बनेगा, तो सेल्यूलोजिक सेल वॉल यहां पर देखने को मिलती है। प्राइम जो मटेरियल है यहां पर सेल वॉल का, ये क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज हो जाएगा। तो थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल यहां पर आपको देखने को मिलती है। दिस इज द ओनली प्लांट टिश्यू, सिंपल परमानेंट में से, इन तीनों में से ये इकलौता ऐसा टिश्यू है जहां इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। मतलब ये बहुत टाइटली भी पैक्ड हो सकते हैं सेल्स,
लेकिन थोड़ा बहुत स्पेस यहां पर छूट जाता है, तो आप कह सकते हैं दीज सेल्स कैन बी tightly packed or can have small intercellular spaces. इंटर मतलब बीच में, सेलुलर मतलब सेल्स के, स्पेस पाया जा रहा है, यानी थोड़ा बहुत सेल्स के बीच में आपको हल्का फुल्का सा जो स्पेस देखने को मिलता है, यह आपको कहां पर देखने को मिल सकता है? सिर्फ और सिर्फ पेरेन्काइमा में देखने को मिल सकता है। आप आगे देखोगे कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में तो जरा से भी स्पेस की जगह नहीं है, यहां पे तब भी थोड़ा बहुत स्पेस तो आपको देखने को मिल रहा है, आगे तो यह भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इस पेरेन्काइमा की बात करें कि इसके फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या हो जाएंगे दोस्त? यहां पर फंक्शन याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, उस ट्रिक को हम लोग कहते हैं क्या? उस ट्रिक को हम लोग कहते हैं S3, यानी 3 बार आप S लिख दो, आपके सारे फंक्शंस करेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहला जो फंक्शन है S, दैट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस किस चीज की करेंगे? प्लांट सेल, भैया फूड की सिंथेसिस करेंगे। तो यहां पर ये जो सेल्स हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जा सकते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस भी होगी। तो मेरे दोस्त यहां पर खाना सिंथेसाइज हो सकता है, तो पहला काम खाना सिंथेसाइज होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर खाना बन रहा है तो ये सेल्स अपने अंदर खाना स्टोर भी करेंगे। अगर खाना बन रहा है, थोड़ा सा खुद के पास तो स्टोर कर ही सकते हैं। तो दूसरा एस क्या है? स्टोरेज, अलग अलग कंपाउंड की और खाने की स्टोरेज भी कर सकते हैं। और तीसरा, जो भी फूड बन गया है, थोड़ा खुद के पास स्टोर कर लिया, बाकी आगे भेज दिया, तो बाकी और सेल्स के पास सिक्रीट कर दिया, अलग अलग मटेरियल का सिक्रीशन भी होता है। तो मेरे दोस्त ट्रिपल एस का मतलब क्या है? सबसे पहले सिंथेसाइज करेंगे खाने को और मटेरियल को स्टोर भी करेंगे अपने अंदर, गोल मटोल सेल है, स्टोरेज का इलाका खूब है। एंड मेरे दोस्त कुछ चीजें जो है आसपास के सेल्स को दे भी देंगे, सिक्रीट भी कर देंगे। तो इनके 3 मेजर काम होते हैं, दैट इज सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। ये 3 मेजर काम है आपके पेरेन्काइमेटस टिश्यू के। यहां तक की बात गौर से देखिए, मैंने कहा कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज 3 टाइप के हैं। सबसे पहले आया मिस्टर पेरेन्काइमा। जो पेरेन्काइमा है ये लिविंग टिश्यू है, क्योंकि ज्यादातर जो प्लांट के सेल्स हैं वो पेरेन्काइमेटस ही होते हैं, तो लिविंग सेल्स होंगे। तो ज्यादातर आपके लिविंग सेल्स ये बना रहा है, तो मेजर पार्ट बनाता है ये प्लांट की बॉडी का। अभी आप रूट, स्टेम, लीफ पढ़ेंगे एनाटॉमी में आगे चल के, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ, आपको पता लगेगा कि इन सारे स्ट्रक्चर्स में अधिकतर सेल्स आपके पेरेन्काइमा ही होते हैं। ये सेल्स या तो सारे के सारे गोल हो सकते हैं, या सारे के सारे ओवल हो सकते हैं, या सारे के सारे स्फेरिकल हो सकते हैं, या सारे के सारे सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, या सारे के सारे इलोंगेटेड हो सकते हैं, या सारे के सारे पॉलीगोनल हो सकते हैं, लेकिन एक जैसे ये दिखाई देंगे। पतली सी सेल्यूलोज की सेल वॉल यहां पर देखने को मिलेगी, एंड बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं। यानी ये जो सेल्स हैं बहुत टाइटली पैक्ड भी हो सकते हैं, इनके बीच में छोटी मोटी जगह भी छूटी हुई हो सकती है। और काम है इनके S3, यानी कि आपका सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। यहां तक की बात पल्ले पड़ी मेरे भाई? फटाफट बताओ, यहां तक की बात समझ में आ चुकी है? करेक्ट। क्या इसी बात को मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा दूं? क्या इसी बात को मैं आपको स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में दिखा दूं? आराम से सुनना मेरे भाई, बहुत आराम से चलेंगे। देखो, परमानेंट टिश्यूज जो है आपको पता है, दे डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। डिवाइड करने का काम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का है। परमानेंट टिश्यूज यूजुअली डिवाइड नहीं करते, एक आधा एक्सेप्शनल केस है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ऑल सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। अगर परमानेंट टिश्यू के सारे सेल्स एक जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू है। और अगर अलग अलग प्रकार के सेल्स मिलकर के एक परमानेंट टिश्यू बना रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ये हम पहले ही लिख चुके हैं। सिंपल टिश्यूज जो है, इनमें सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स मिलते हैं, एक जैसे ही दिख रहे होते हैं लगभग सारे के सारे सेल्स। तो पहला जो हमने यहां पर सिंपल परमानेंट टिश्यू देखा, यह है पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा प्लांट के बॉडी का मेजर पार्ट बना रहा होता है, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो। जनरली आपके जो सेल्स हैं वो पेरेन्काइमेटस होते हैं। सारे के सारे सेल आइसो डायमेट्रिक होते हैं। आइसो माने सेम, डायमेट्रिक मतलब डायमीटर यानी शेप एंड साइज। तो इनका जो साइज है एक टिश्यू के अंदर वो ऑलमोस्ट सेम होता है, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे ओवल हो, चाहे राउंड हो, चाहे पॉलीगोनल हो, चाहे इलोंगेटेड हो, सारे एक जैसे दिखेंगे, आइसो डायमेट्रिक होंगे। सेल वॉल आपकी थिन होगी और सेल्यूलोज की बनेगी।
या तो ये सेल्स क्लोजली पैक्ड होंगे, लेकिन फिर भी छोटा मोटा इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा, और काम है इनके सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। ये सारी बातें आपको बताई गई हैं। देखो इंटरसेलुलर स्पेस आपको हल्का फुल्का देखने को मिल सकता है, और ये बहुत टाइटली पैक्ड भी हो सकते हैं, ये भी आपकी कंडीशन हो सकती है। वी अंडरस्टूड दिस थिंग वेरी वेरी क्लियरली। तो यहां पर आप एक बात और लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है कि जो भी सेल्स होंगे ये एक जैसे होंगे, तो इन्हें आप क्या कह सकते हो, आइसो डायमेट्रिक कह सकते हो, आइसो डायामेट्रिक कह सकते हो। अर्थात जो भी सेल्स होंगे उनका डायामीटर जो है ये एक जैसा होगा, इनका साइज जो है, इनकी शेप जो है लगभग लगभग एक जैसी होगी। ये बात हमने किसमें जानी, आपके पेरेन्काइमा में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोलेनकाइमा। अब कोलेनकाइमा के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कोलेनकाइमा जो है, आराम से सुनिएगा, कोलेनकाइमा भी आपका लिविंग टिश्यू है, यानी ये सेल्स भी कैसे होते हैं, आपके लिविंग होते हैं। इट इज ऑल्सो लिविंग टिश्यू, ये भी आपका लिविंग है नेचर में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लिविंग टिश्यू होने के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है, ये जो कोलेनकाइमा है ये भी लिविंग है, और प्लांट के सेल्स है, ये प्लांट के टिश्यूज हैं, तो इनमें भी क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल सकते हैं। सो काफी सारे कोलेनकाइमा है जहां क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, तो ये भी खाना बना सकते हैं। सो इफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, या आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट इज सीन, या क्लोरोप्लास्ट आर सीन क्वाइट ऑफन इन देम। अब स्क्लेरेनकाइमा हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, तो यहां पे लिख सकते हो क्वाइट ऑफन इन देम। Therefore, they can also assimilate food. They can also assimilate food. ये भी एसिमिलेट कर सकते हैं फूड को, यानी फूड तैयार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपके कोलेनकाइमा हैं इनमें भी आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल सकते हैं, तो ये भी खाना बना सकते हैं जस्ट लाइक पेरेन्काइमा। एक खास बात है जो आपको आगे पता लगेगी, अभी मैं बस लिखवा देता हूं, आराम से देखिए। डाइकॉट की जो स्टेम है उसमें आपको कोलेनकाइमा देखने को मिलेगा। डाइकॉट स्टेम हैज कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। इस बात को बस लिख लो, आगे समझ में आएगी। एनसीईआरटी में अभी दे रखी है, तो हम अभी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में बोला हुआ है डाइकॉट स्टेम हैज कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट either regularly और इन पैचेस। ये आपकी पैचेस में भी पाई जा सकती है, रेगुलरली भी पाई जा सकती है। मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूं, हालांकि आगे पॉइंट आएगा, तो इसको अभी के लिए छोड़ सकते हो। देखो मेरे भाई, ये आपकी अगर डाइकॉट की स्टेम है तो ये इसकी सबसे बाहर वाली लेयर है, इसे एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है एक लेयर जिसको हम लोगों ने क्या बोला, हाइपोडर्मिस कह दिया मेरे भाई। तो ये जो आपकी हाइपोडर्मिस है ना, ये जो आपकी हाइपोडर्मिस है, ये जो आपकी हाइपोडर्मिस है मेरे भाई, दिस इज एपिडर्मिस। इसके नीचे क्या पाई जा रही है, आपकी हाइपोडर्मिस पाई जा रही है। तो ये जो हाइपोडर्मिस है ये पैच में भी पाई जा सकती है, या आपकी रेगुलर भी पाई जा सकती है इन डाइकॉट स्टेम। तो जब मैं आपको डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर बताऊंगा ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए बस लिख लो कि डाइकॉट स्टेम में आपको कोलेनकाइमा देखने को मिलता है, कोलेनकाइमा देखने को मिलता है हाइपोडर्मिस लेयर में। अगर मैं इसकी शक्ल बना दूं, तो ये आपका कोलेनकाइमा जो है कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर मैं इसकी शक्ल बना दूं, कोलेनकाइमा लुक्स समवट लाइक दिस, कुछ ऐसा दिखाई देगा। दिस इज कोलेनकाइमा। ये जो सेल हैं ये भी गोल मटोल हो सकते हैं, लेकिन इनके कॉर्नर्स दिखाने के लिए मैंने यहां पर क्या किया है, आपको थोड़ा सा पॉलीगोनल सेल्स बना के दिखाए हैं जिनकी मल्टीपल साइड्स हैं। तो मैंने हेक्सागोनल सेल्स लिए हैं यहां पर, सबसे कॉमनली हेक्सागोनल सेल्स ही पाए जा रहे होते हैं। अगर आप देखें तो इन सेल्स का वैक्यूल सेंटर पे होता है, और बाहर की साइड आपको क्या देखने को मिलता है, प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलता है बाहर की साइड, इस साइड, राइट। सो ये भी आपको देखने को मिलता है यहां पर। तो मैं लेबलिंग कर देता हूं, यहां पर लेबलिंग कर देते हैं। यहां पर सेंट्रल वैक्यूल पाया जाएगा। ये जो सेल्स हैं आपके कोलेनकाइमा के, इनमें मिलेगा सेंट्रल वैक्यूल, हर सेल में बनाने की जरूरत नहीं है। एंड आपको मिलेगा पेरिफेरल
प्रोटोप्लाज्म, पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म। सेंटर पे वैक्यूल है और पेरीफेरी पे आपको क्या देखने को मिला, प्रोटोप्लाज्म देखने को मिला। ये बात हमको समझ में आई गुरुजी। इसके अलावा एक और बात हमें देखने को मिली कि इनके जो कॉर्नर हैं ये इतने ज्यादा थिक होते हैं कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है, बीच बीच में कोई स्पेस नहीं है मेरे भाई। ये जो कॉर्नर्स हैं इन पे थिकनिंग लगी हुई है, जो भी छोटे मोटे स्पेस थे इनमें हमने एमसील लगा दी है भैया, लीकेज रोकने के लिए, कुछ ऐसा समझ सकते हो आप, है ना। जहां से भी पानी लीक हो रहा होता है वहां एमसील लगा देते हो ना आप, उसी प्रकार से यहां पर भी जो आपके कॉर्नर्स हैं इन कॉलेनकाइमा, यहां पर आप क्या कर देते हो, कुछ थिकनिंग लगा देते हो। तो सेल वॉल जो है ये आपकी थिकनिंग लेकर के बैठी होती है, जिससे कि बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बचता ही नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर, आप लिख सकते हो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलता। एंड ये थिकनिंग जो है ये किस चीज की है, ये जो थिकनिंग है मेरे भाई ये किस चीज की है, दिस थिकनिंग इज ऑफ सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज तो यहां पर है ही पेरेनकाइमेटस सेल्स की तरह, सेल्यूलोज के अलावा यहां पर हेमी सेल्यूलोज भी है, एंड मेरे भाई आपका पेक्टिन भी है। तो सेल्यूलोज के साथ साथ हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन की भी यहां पर डिपोजिशन है, जिसने कॉर्नर्स को कर दिया है आपका काफी मोटा मोटा। इसके अलावा अगर आप देखो तो सेल्स यहां पर भी कैसे होंगे, आइसोडायमेट्रिक होंगे। सेल्स यहां पर भी कैसे होंगे, आपके आइसोडायमेट्रिक होंगे, ये भी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। सो दे कैन बी पॉलीगोनल, दे कैन बी स्फेरिकल एंड दे कैन बी ओवल। ये भी गोल मटोल हो सकते हैं, स्फेरिकल या ओवल हो सकते हैं, या फिर ये पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर इस एग्जांपल में क्या बना दिए हैं, हेक्सागोनल बना दिए हैं। तो ये भी आपके क्या है, पॉलीगोनल सेल है, करेक्ट। ये भी आपके क्या है, हेक्सागोनल है, पॉलीगोनल है, जो मैंने यहां पर बना के दिखाए हैं। इसके अलावा अगर आप एक दो पॉइंट और लिखना चाहो यहां पर तो वो भी लिख सकते हो मेरे दोस्त। ये जो आपके कॉलेनकाइमेटस सेल्स हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अब ये वाले जो सेल हैं ये तो नॉर्मल हैं, यहां पर आपकी एडिशनल थिकनिंग देखने को मिल रही है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन की, तो यहां एडिशनल स्ट्रेंथ है। तो ये लिविंग सेल्स हैं जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं किन चीजों को, फड़फड़ाने वाली चीजों को। यानी कि फड़फड़ाएगा कौन, एक यंग जो आपका प्लांट है उसमें उसकी स्टेम फड़फड़ाएगी। एक प्लांट जो है उसकी स्टेम अभी बहुत बड़ी हुई नहीं है, उसकी स्टेम जो है उसमें लकड़ी डेवलप होना स्टार्ट नहीं हुई है, तो जो हरी भरी स्टेम है उसको फड़फड़ाने के लिए कौन हेल्प कर रहा होता है, कॉलेनकाइमा। कहीं भाई हवा में फड़फड़ाते टाइम वो जो स्टेम है चटक ना जाए, टूट ना जाए। और एज वेल एज जो लीफ है वो लीफ भी तो फड़फड़ाती रहती है। तो लीफ के भी तो तीन पार्ट थे, सबसे पहले मेरे भाई लीफ बेस, फिर एक डंडी थी जिसका नाम था पेटियोल, और फिर आपकी लीफ का मेन पार्ट हरा भरा जो हमें दिखाई देता है जिसे हम लीफ ब्लेड या लमाइना कह रहे थे। तो मेरे दोस्त वहां पर भी अगर आप देखोगे तो वो जो लीफ की डंडी है पेटियोल, उसको भी फड़फड़ाने में कौन हेल्प करता है, कॉलेनकाइमा। यानी ऐसी चीजें जो लहरा रही हैं, ऐसी चीजें जो फड़फड़ा रही हैं, इनको फड़फड़ाने में कौन हेल्प करेगा, कॉलेनकाइमा हेल्प करेगा। तो इसका फंक्शन क्या है, अलग से नीचे जगह है तो आप नीचे लिख लो, मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख देता हूं। फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसको मिलेगी, फड़फड़ाने वाली चीजों को मिलेगी, जैसे आपका यंग स्टेम, यंग ग्रीन स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ, पेटियोल ऑफ लीफ। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी। यानी यहां पर मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि पेरेनकाइमेटस सेल्स जो है ये गोल मटोल होंगे या ओवल होंगे या स्फेरिकल होंगे या सिलेंड्रिकल होंगे या आइसोडायमेट्रिक होंगे या इलोंगेटेड होंगे, पर सारे एक जैसे दिखाई देंगे। ये टाइटली पैक्ड भी हो सकते हैं, इनके बीच में थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस भी देखने को मिल सकता है। कॉलेनकाइमा में ऐसा नहीं है, ये इतने बढ़िया तरीके से पैक्ड होते हैं और इनमें जो बची खुची जगह है इसको भी सील कर दिया जाता है। जो कॉर्नर्स हैं ये थिक हो जाते हैं, इनमें सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन की डिपोजिशन हो जाती है। तो यहां इंटरसेलुलर स्पेस एकदम गायब हो जाता है, यहां सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन की डिपोजिशन हो जाती है। ये भी आपके गोल मटोल या फिर पॉलीगोनल हो सकते हैं। यहां मैंने कॉर्नर दिखाने के लिए पॉलीगोनल सेल बनाया है, सेंटर पे इनका वैक्यूल होता है और बाहर की साइड शिफ्टेड होगा कौन, आपका प्रोटोप्लाज्म। तो ये भी आपके लिविंग सेल हैं पेरेनकाइमेटस सेल्स की तरह, इनमें भी क्योंकि ये लिविंग है तो क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, ये भी खाना बना सकते हैं। डाइकॉट की स्टेम में आपको
कॉलन काइमा देखने को मिलता है एपिडर्मिस के नीचे, रेगुलर फॉर्मेट में भी देखने को मिल सकता है, पैचेस में भी देखने को मिल सकता है। एंड इनका काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना फड़फड़ाने वाली चीजों को, जैसे कि पेटियोल ऑफ लीफ एंड यंग स्टेम। यहां तक की बात समझ में आई? एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। यहां तक की बात चमकी? यानी मेन आपको पूरा का पूरा ध्यान में जो चीज रखनी है वो है डायग्राम। अगर आप शक्ल याद रख पा रहे हो टिश्यू की तो ऑटोमेटिकली जो है आपको बाकी सारी चीजें खुद ब खुद याद हो जाएंगी, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको शक्ल ध्यान में रहती है, अगर विजुअल मेमोरी आपकी बूस्टेड है, तो आपको पता लग जाएगा कहां कॉर्नर थिक थे, कहां भैया सेंट्रल वैक्यूल बनवाया था, कहां इंटरसेलुलर स्पेस बनवाए थे। सारी चीजें आपकी क्रैक हो जाती हैं, ऑन ट्रैक आ जाती हैं। आओ भैया इसी चीज को एनसीईआरटी में देख लेते हैं। कॉलन काइमा जो है ये लेयर्स बनाता है बिलो एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ डाइकॉट। और मैंने आपको खासकर बता दिया है डाइकॉट में भी जब मैं स्टेम का डायग्राम बनवाऊंगा तो डाइकॉट स्टेम में आपको कॉलन काइमा देखने को मिलेगी। या तो ये एक सीधी सीधी लेयर बना सकती है, होमोजेनियस लेयर यानी सीधी लेयर, या पैचेस में भी, टुकड़ों में भी पाई जा सकती है। इसकी डिस्कशन डाइकॉट स्टेम वाले टॉपिक में हो जाएगी। ये जो है आपके सेल्स कॉलन काइमा के, ये कॉर्नर पे ज्यादा मोटे होते हैं, कॉर्नर पे थिक होते हैं, क्योंकि इनमें डिपॉजिट हो जाता है कौन? आपका सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एज वेल एज आपका पेक्टिन। तो ये सेल भी गोल मटोल यानी ओवल या स्फेरिकल हो सकते हैं, एंड पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, जैसे मैंने हेक्सागोन बनाया। एंड इनमें आपके क्लोरोप्लास्ट भी पाए जा सकते हैं। अगर क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे तो ये भी खाना बना सकते हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स की तरह। इंटरसेलुलर स्पेस जो है यहां पर एकदम एब्सेंट होंगे, क्योंकि इनके कॉर्नर पे हमने एमसील लगा दी है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले सेल हैं। तो ये फड़फड़ाने वाली चीजों को, जैसे कि एक प्लांट की यंग स्टेम को एज वेल एज पत्ती के डंडे को यानी पेटियोल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये है आपका कॉलन काइमा का शक्ल। सेंटर पे आपका वैक्यूल है, बाहर की साइड आपका प्रोटोप्लाज्म देखने को मिल रहा है, हेक्सागोनल यानी पॉलीगोनल ये सेल है, एंड कॉर्नर पे मैंने थिकनिंग बना रखी है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की। ये आपके कई सारे सेल हैं जिनके बीच में जरा सा भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज वही हैं जो हमने अभी तक डिस्कस की है, कुछ भी और चीज यहां पर नई नहीं है। जितनी बातें हमने की थी उतनी ही बातों में आपका ये टॉपिक कवर हो जाता है। तो दिस इज अबाउट पेरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। इसको भी एक बार अच्छे तरीके से बैठकर क्रैक कर लेते हैं, एंड देन फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। लेट्स टॉक अबाउट स्क्लेरेन्काइमा इन डिटेल, राइट? तो एक काम करते हैं, नई स्लाइड ले लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी, क्योंकि वो तीनों के तीनों पार्ट्स यहां पर बने हुए हैं। सो लेट्स टेक अ न्यू स्लाइड, और इस पे हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं कि थर्ड जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये हो जाएगा हमारा स्क्लेरेन्काइमा। ये हो जाएगा हमारा मिस्टर स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, आओ भैया, ये हमारा स्क्लेरेन्काइमा है। अब स्क्लेरेन्काइमा में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट इनिशियली। तो सबसे पहली बात जो हमें स्क्लेरेन्काइमा में देखने को मिलती है वो ये है मेरे दोस्त कि स्क्लेरेन्काइमा इज अ डेड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। हमने बताया पेरेन्काइमा जो है वो प्लांट का मेजर पार्ट बना रहा है, चाहे लीफ हो, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, ज्यादातर सेल्स पेरेन्काइमेटस होंगे, तो वो लिविंग टिश्यू है। कॉलेनकाइमा भी आपका यंग स्टेम में और पेटियोल ऑफ लीफ में पाया जा रहा था, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, वो भी आपका एक लिविंग टिश्यू है। लेकिन ये जो आपका स्क्लेरेन्काइमा है, दिस इज डेड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सो इट इज डेड इन नेचर। नीचे लिख देता हूं, फिर ऊपर कॉपी कर लूंगा, इट इज डेड टिश्यू। और कोई भी टिश्यू जो है वो डेड कब होगा, जब भैया उसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा। भाई सेल की जो जान है, सेल की जान, सेल की पहचान कौन है मेरे भाई? ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, आजू बाजू का जो बचा हुआ कंटेंट है क्या है आपका? प्रोटोप्लाज्म ही तो है। इसका मतलब मेरे भाई अगर किसी सेल का प्रोटोप्लाज्म आप सुखा दो, अगर आपकी बॉडी में जो 70% पानी है मैं सारा पानी खींच लूं, तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? नहीं सर, हम एक सेकंड के लिए भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। सिमिलरली अगर ये जो प्लांट का सेल है इसमें से मैं सारा का सारा पानी खींच लूं, अगर इसमें से मैं सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म निचोड़ लूं, तो ये सेल भी जिंदा नहीं रह पाएगा। तो ये डेड टिश्यू क्यों कहलाते हैं? दे लैक प्रोटोप्लाज्म, दे लैक प्रोटोप्लाज्म। एंड इसके अलावा दे हैव लेयर ऑफ थिक lignin above them,
लिग्निन की यहां पर क्या हो जाती है, कोटिंग हो जाती है, एंड प्रोटोप्लाज्म यहां पर गायब हो जाता है। तो लिग्निन की कोटिंग जहां देखने को मिलेगी, प्रोटोप्लाज्म जहां गायब आपको देखने को मिलेगा, तो मेरे दोस्त आप कह दोगे कि वो टिश्यू क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म इसमें गायब हो चुका है एंड लिग्निन की कोटिंग, लिग्निन का कोट देखने को मिल रहा है। तो पेरेन्काइमा में सेल्यूलोज की थी सेल वॉल, कॉलेनकाइमा में अगर आप बात करें तो सेल्यूलोज के साथ हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की कोटिंग थी, जो कॉर्नर्स को कवर कर रही थी, एमसील की तरह काम कर रही थी, कोनों को भर रही थी। यहां पर जो आपकी सेल वॉल है, इसके ऊपर डिपोजिशन किसकी है, लिग्निन की है। सो दे हैव लेयर ऑफ थिक लिग्निन अबव देम, इनके ऊपर लिग्निन की कोटिंग है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें, इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो स्क्लेरेन्काइमा है, दे हैव few to numerous pits, numerous pits। पिट्स का मतलब नालियां सी बनी हुई हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के काम आती हैं। सेल तक सामान पहुंचाने के लिए या सेल से सामान ले जाने के लिए आपकी नालियां सी बनी हुई हैं, रास्ते बने हुए हैं। उन रास्तों को हम लोग क्या कहते हैं, पिट कहते हैं। तो मेरे भाई ये जो पिट है, ये जो ब्रैड पिट है, ये कम भी हो सकते हैं, यहां पर फ्यू भी हो सकते हैं एंड न्यूमरस भी हो सकते हैं, यानी इनका नंबर काफी अच्छा खासा भी हो सकता है। तो फ्यू किसमें होंगे और बहुत ज्यादा किसमें होंगे, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्लेरेट्स, देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्लेरेट्स। दो अलग अलग टाइप के स्क्लेरेट्स आपको पढ़ने होते हैं, सॉरी स्क्लेरेन्काइमा पढ़ने होते हैं, दैट इज स्क्लेरेट एंड फाइबर। तो स्क्लेरेन्काइमा में भी दो अलग अलग प्रकार की आपको कंडीशंस देखने को मिलती हैं। दोनों का डायग्राम बना लेते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर, इट्स स्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए कैसे बना है, एंड ओरिजिन आर ऑफ टू टाइप्स। दो प्रकार के स्क्लेरेन्काइमा आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला जो देखने को मिला ये है आपका फाइबर, एंड दूसरा जो आपको देखने को मिला, दिस इज योर स्क्लेरिड, दिस इज योर स्क्लेरिड। स्क्लेरेन्काइमा से ही स्क्लेरिड शब्द आपका मैच कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम एक फाइबर बना लेते हैं। क्या फाइबर मेरे दोस्त आपका बाल जैसा दिखता होगा? फाइबर का मतलब ही है पतला लंबा रेशे जैसा स्ट्रक्चर। क्या ये आपके फाइबर की शक्ल होगी? क्या फाइबर आपका ऐसा ही दिखता होगा? यस गुरुजी, अभी तक तो ऐसा ही सुना है कि फाइबर आपका पतला लंबा बाल जैसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा ही दिखाई देता होगा जैसा आपने बनाया है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका फाइबर है। अगर इस फाइबर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो मैंने कहा कि यहां पर पिट पाई जाएंगी, तो फ्यू पिट्स बना देते हैं, यहां पर नाली जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सामान लेके आ सकती हैं इस सेल तक। तो हम यहां पर क्या कर देते हैं, फ्यू पिट्स बना देते हैं, 3-4 पिट्स बना देते हैं। ये हमने कुछ पिट्स बनाई, ये हमने पिट बनाई ट्रांसपोर्ट के लिए, यहां पर हमने पाथवे बनाई। अगर आप देखोगे तो ये जो फाइबर है, क्या इसके टेपर्ड एंड होंगे? क्या ये ऊपर नीचे से आपका पिचका हुआ होगा? तो क्या फाइबर के टेपर्ड एंड होते होंगे? यस। क्या फाइबर के दोनों एंड से टेपर्ड होते होंगे? यस। जो फाइबर है, क्या ये थिन लॉन्ग एंड स्लेंडर स्ट्रक्चर होगा? पतला लंबा बाल जैसा स्ट्रक्चर होगा? थिन लॉन्ग स्लेंडर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा? यस गुरुजी, बाल जैसा स्ट्रक्चर होगा, इसी को हम फाइबर कहते हैं। करेक्ट। यहां पे आपको फ्यू पिट्स देखने को मिलेंगी, फ्यू पिट्स देखने को मिलेंगी। आपकी पिट है तो टोटल 4 ही पिट हमने बनाई, बहुत चुनिंदा है इसलिए फ्यू पिट हमने लिख दिया। दिस इज थिक लिग्निन वॉल। ये जो ऑरेंज कलर की आपको दिखाई दे रही है, क्या ये लिग्निन की वॉल है? ये थिक लिग्निन की कोटिंग है। दिस इज थिक लिग्निन वॉल। एंड ये जो बीच का छोटा सा पतला सा इलाका है, काला काला, ये काला काला इलाका तुरुरु तुरुरु जो आपका बीच में पाया जा रहा है इस फाइबर के, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ल्यूमन ऑफ फाइबर, ल्यूमन ऑफ फाइबर। तो ये जो ल्यूमन है क्या बहुत पतला है, बहुत स्मॉल है? बिल्कुल गुरुजी, ये जो ल्यूमन है ये बहुत पतला है, बहुत स्मॉल है, लेकिन ये जो लिग्निन की वॉल जो इसके ऊपर लगी हुई है ये काफी मोटी है। कुछ चुनिंदा यहाँ पिट देखने को मिल रही है, पतला लंबा बाल जैसा ये स्ट्रक्चर है, और एंड इसके हमने टेप से बांध दिए हैं, तो बीच में से ये मोटा है और दोनों एंड से पतला है। अब मुझे बताओ भाई, आपकी खोपड़ी पे अगर एक ही बाल हो तो आपको कैसा लगेगा?
सर अगर हमारे खोपड़ी पे एक ही बाल हो तो बहुत अजीब लगेंगे हम लोग, है ना। हमें तो कई सारे बाल चाहिए जिसकी हम चोटी बना सकें। तो यहां पर भी जो फाइबर्स हैं ये ग्रुप में पाए जाते हैं। यहां तो मैंने एक फाइबर बना के दिखाया है, लेकिन मेरे भाई दिस फाइबर इज अ टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। तो अपने जैसे और सेल्स के साथ दोस्ती करेगा ना मेरे भाई, अपने जैसे और डेड सेल्स के साथ दोस्ती करेगा, तो इसका मतलब ये जो है आपका क्या करेगा, ग्रुप में पाया जाएगा। ये जो फाइबर्स है दे आर सीन इन ग्रुप्स, दीज फाइबर्स आर सीन इन ग्रुप्स। फाइबर जो है कहां पाए जाएंगे, आपके ग्रुप्स में पाए जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, सिंपल सी बात है। इसके अलावा इनका काम क्या होगा, खुद बताओ भैया, इनका काम क्या हो सकता है, इनका काम क्या हो सकता है। सर फाइबर जो है पतला लंबा बाल जैसा है, तो क्या इसका काम, इसका फंक्शन स्ट्रेंथ देना होगा? क्या इसका काम स्ट्रेंथ देना होगा? यस गुरुजी, इसका काम स्ट्रेंथ देना होगा, ये हमें अच्छे तरीके से पता है। फाइबर जो है काफी स्ट्रांग होते हैं, और ये तो डेड फाइबर है। ये इतना ज्यादा स्ट्रांग फाइबर है कि इससे रस्सियां बनती हैं। जब आपको मैं अभी जाइलम और फ्लोएम पढ़ाऊंगा, तो फ्लोएम का जो फाइबर है, जो मैंने आपको बताया था भैया, फ्लोएम में 4 अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं। देखो यहां पर लिखवाया था, फ्लोएम में 4 अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ये जो फ्लोएम का फाइबर है, सेकेंडरी फ्लोएम का फाइबर, ये इतना स्ट्रांग होता है कि आप मार्केट में जो रस्सियां देखते हो, जो फाइबर्स बिकते हुए देखते हो, चाहे वो जूट का फाइबर हो जिससे पैराशूट रोप्स बनती हैं, चाहे वो हेम्प का फाइबर हो, चाहे वो फ्लेक्स का फाइबर हो जिससे बड़े बड़े होर्डिंग्स बनते हैं, वो सारे कौन बना रहा है, आपका फ्लोएम फाइबर ही बना रहा है। तो फाइबर की स्ट्रेंथ इतनी होती है कि सच में ही इन बालों को जोड़ जोड़ के आप क्या कर सकते हो, रस्सियां बना सकते हो, है ना, रस्सियां बना सकते हो मेरे भाई। दिस इज अबाउट फाइबर। फाइबर की शक्ल से ही हमारे दिमाग में एक बाल की इमेज आती है, उस बाल को हम यहां पर बना लेंगे और यहां पर बाल कलाकार बन जाएंगे। इतनी बात सबको चमकी, झटपट बताओ, फटफट बताओ। यह है आपका मिस्टर फाइबर। ठीक है, इसी का भाई होता है स्क्लेरिड, स्क्लेरेनकाइमा ही है तो इसी का भाई होता है स्क्लेरिड। ये स्क्लेरिड आपका गोल मटोल सा दिखाई देता है, ये स्क्लेरिड आपका गोल मटोल सा दिखाई देता है। इसके सेंटर पे आपको क्या देखने को मिलेगी, ल्यूमन देखने को मिलेगी, छोटी सी ल्यूमन। और इसके ऊपर इतना मोटा देखो लिग्निन का कोट लगा हुआ है। ये जो ऑरेंज वाला है क्या है, लिग्निन की डिपोजिशन है, लिग्निन का कोट है। तो इतना मोटा आपका लिग्निन का कोट आपको देखने को मिल रहा है। ल्यूमन छोटा सा है, बीच की जगह छोटी सी है, और इतना बड़ा आपको क्या देखने को मिल रहा है, लिग्निन का कोट देखने को मिल रहा है। और यहां पर आपकी जो पिट थी ये भी कई सारी हैं, क्योंकि मैंने बताया था फ्यू टू न्यूमरस पिट, तो फ्यू पिट यहां पे थी, इसमें होंगे न्यूमरस और ब्रांच्ड अनब्रांच्ड हर प्रकार की। देखो अनब्रांच्ड पिट है, अनब्रांच्ड पिट है, यहां ब्रांच्ड पिट आ गई, अनब्रांच्ड पिट है, ब्रांच्ड पिट आ गई। भाई 20 पिट्स तो मैंने ही बना दी होंगी। देखो गिनने बैठोगे 20 तो मैंने ही बना दी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतनी तो मैंने ही बना दी। तो सोच के देखो मेरे भाई कितनी सारी पिट्स यहां पर अवेलेबल होंगी। तो सेंटर पे आपका ल्यूमन है, सेंटर पे आपका क्या है, ल्यूमन है। दिस इज योर नैरो ल्यूमन, छोटा है ना काफी, फाइबर में भी छोटा था, यहां पर भी छोटा है, ल्यूमन आपका छोटा ही होता है क्योंकि वॉल बहुत मोटी है। एंड दिस इज कॉल्ड एज थिक लिग्निन वॉल। ये ऑरेंज कलर की जो है ये है आपकी थिक लिग्निन वॉल, थिक लिग्निन वॉल है, करेक्ट। ये है आपका ब्रांच्ड पिट, ये है आपका ब्रांच्ड पिट, और ये है आपका अनब्रांच्ड पिट, अनब्रांच्ड पिट। और ब्रांच्ड पिट भी है, अनब्रांच्ड पिट भी है, कई सारी पिट है। तो मेरे भाई ये क्या है, पिटोकड़ा है, खूब पिटता है, तो यहां न्यूमरस पिट है। अगर कोई बोले फ्यू पिट किस में होती हैं, फाइबर में, और न्यूमरस पिट, ज्यादा पिट्स किस में होती हैं, आपकी स्क्लेरिड में होती हैं। ये देख के ही हमें पता लग रहा है, कभी कोई क्वेश्चन में स्क्लेरेनकाइमा में भी फंसाने की कोशिश करे तो हमें पता लग जाना चाहिए। ये जो है मेरे भाई कैसा हो सकता है, इसकी शेप कैसी हो सकती है, खुद बताओ। इसकी शेप हो सकती है स्फेरिकल, स्फेरिकल। इसकी शेप हो सकती है ओवल, इसकी शेप हो सकती है सिलेंड्रिकल। गुरुजी कैसे पता, अभी बताता हूं। समझ लो मेरे हाथ में एक बॉल है मेरे भाई, समझ लो मेरे हाथ में एक बॉल है, बॉल मेरे पास है नहीं, लेकिन समझ लेते हैं। लेट सपोज, थोड़ी देर के लिए मैथ का स्टूडेंट बन जाते हैं। लेट सपोज मेरे हाथ में एक बॉल है।
अगर मैं उस बॉल को काटूं, मेरे हाथ में एक बॉल है, उसको मैं बीच में से काट दूं, है ना, ऐसे काट दूं खिचिक करके, तो क्या वो बॉल मेरे को ऐसी गोल मटोल सी दिखाई देगी? क्या एक सर्कल दिखाई देगा? भाई समझ लो मेरे पास एक गोल मटोल बॉल है ना, पूरी गोल मटोल बॉल है, यानी स्फेयर है। इस स्फेयर को अगर मैं चाकू से काट डालूं बीच में से, तो क्या मुझे एक ऐसा सर्कल दिखाई देगा? क्या ऐसी ही इमेज बनेगी गोल मटोल सर्कल जैसी? करेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, मेरे हाथ में एक अंडा है, इस अंडे को अगर मैं काट डालूं और इसको मैं आपको दिखाऊं, तो क्या सर्कुलर से इमेज बनेगी? बिल्कुल। एंड थर्ड, अगर समझ लीजिए मेरे पास कोई सिलेंडर है, अब ये सिलेंड्रिकल है, बॉटल सिलेंड्रिकल है, इसको अगर मैं काटूं और आपको दिखाऊं, तो भैया ये भी तो सर्कल ही दिखाई देगा, ये भी तो सर्कल ही दिखाई देगा। सो अल्टीमेटली क्या है, चाहे आप एक स्फेयर को यानी बॉल को काटो, चाहे आप एक ओवल को यानी अंडे को काटो, या फिर मेरे भाई चाहे आप सिलेंडर को काटो, जब आप इन्हें काटोगे तो आपको एक ऐसा गोल मटोल सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसकी 2D इमेज मैंने आपके सामने बनाई है। तो ये जो स्क्लेरिड है, ये आपका स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल हो सकता है। फंक्शन इसका क्या है गुरुजी? फंक्शन इसका वही है जो दुनिया के हर डेड सेल का होता है। फंक्शन इसका भी क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट या स्ट्रेंथ। इसका फंक्शन भी वही है जो फाइबर का था, मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ। पर ये गोलू मोलू होकर स्ट्रेंथ दे रहा है, फाइबर आपका लंबा लंबा होकर के स्ट्रेंथ दे रहा था। अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा मजेदार है, इसके एग्जाम्पल बहुत मजेदार है। भाई आप क्या चाहते हो कि जीवन में इतनी मस्ती छा जाए गुरुजी, इतनी मस्ती छा जाए कि शाम को मैं अपनी बालकनी में बैठूं, अपने बंगले की बालकनी में बैठूंगा या गार्डन में बैठूंगा, और मुझे चाहिए कि मस्त मेरे सामने बढ़िया बढ़िया क्या रखे हुए हैं? नट्स रखे हुए हैं, मूंगफली खा रहा हूं, चना खा रहा हूं, है ना, मटर खा रहा हूं, मामा मटर खा रहा हूं हरे कलर के, एंड उसके साथ साथ फोन चला रहा हूं, है ना, अपनी ही सफलता की कहानियां पढ़ रहा हूं फोन पे, मेरे बारे में ही एक आर्टिकल आया है आज न्यूज में, उसी को देख रहा हूं, एंड उसके साथ साथ चाय पी रहा हूं। वाह क्या जीवन है, मजानी लाइफ। तो सबसे पहले चाय पियो, यानी लीव्स ऑफ टी, लीव्स ऑफ टी यानी चाय की पत्ती में देखने को मिलता है स्क्लेरिड। उसके बाद क्या खाओ? नट खाओ, फ्रूट वॉल ऑफ नट, मूंगफली वगैरह खाओ, फ्रूट वॉल ऑफ नट। अब सिर्फ मूंगफली वगैरह नहीं खाने का, मामा मटर भी खाने का, यानी कि मेरे भाई सीड कोट ऑफ लेग्यूम। लेग्यूम यानी मटर जो है, इसके सीड कोट की बात हो रही है, इसमें भी आपका स्ट्रेंथ कौन देता है? आपका मिस्टर स्क्लेरिड ही देता है। एंड साथ साथ चला रहे हो फोन, फोन में होता है जीपीएस, यानी कि आपका पल्प ऑफ जीपीएस। फ्रूट हैं जिनमें आपको उनके पल्प में देखने को मिलेगा स्क्लेरिड। तो जीपीएस क्या होता है? गुआवा, पी का मतलब है पियर, एंड एस का मतलब होता है सपोटा। गुआवा, पियर, सपोटा आपको देखने को मिले। यानी भैया मैं क्या कर रहा हूं? मैं सबसे पहले तो चाय पी रहा हूं मस्त अपनी बैल्कनी में बैठ करके, साथ साथ मूंगफली खा रहा हूं, साथ साथ खा रहा हूं मामा मटर, और चला रहा हूं फोन जिसमें है जीपीएस, यानी कि गुआवा, पियर, सपोटा। इन सारी जगहों पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? मिस्टर स्क्लेरिड देखने को मिलेंगे एज एन एग्जाम्पल। करेक्ट। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे? दोबारा से रिवाइज करेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है? यस भाई, मैं अपनी बात नहीं कर रहा था, है ना, और वो सपोटा है, वो सपोला नहीं है, है ना। खुश हो जाते हो बिना ही बात हर जगह पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जेठालाल की कहानी है? नहीं भैया, जेठालाल की कहानी नहीं है, एक दिन तुम्हारी कहानी होगी, है ना। ऐसा हो सकता है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है भाई, चाय पीना कोई बड़ी बात थोड़ी है ना, नट खाना या लेग्यूम खाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, गुआवा, पियर, सपोटा भी खा ही लोगे। लेकिन मेरे दोस्त, जिस बंगले में बैठ के खाने की बात हो रही थी, उसको लेने में जो है हालत खराब हो जाएगी। यस, आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोगों ने पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा पढ़ा, पूरा ही रिवाइज करा देता हूं, आराम से सुनिए। मैंने आपको बताया कि आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में। ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज 3 प्रकार के होते हैं, जो कि हैं पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा में आपके गोलमटोल सेल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, पर सारे के सारे जो है एक जैसे दिखाई देंगे। एक सेल अगर गोल बनाया है तो बाकी सारे भी गोल बना दो, और बीच में थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ सकते हो। इंटरसेलुलर स्पेस आपको जहां दिख जाए, बीच में थोड़ा बहुत जगह सेल्स के बीच में दिख जाए, पक्का पेरेनकाइमेटस सेल्स वहां पर मौजूद है।
यस, तो पेरेंट काइमा की खास पहचान है कि उनके बीच में हल्का फुल्का इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल सकता है। वो हरे भरे सेल होते हैं, तो प्लांट का ज्यादातर पार्ट वही बनाते हैं। मेन फंक्शन है उनके 3, जैसे कि S3, सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। उसके अलावा उनकी जो सेल वॉल है वो काफी पतली होती है और सेल्यूलोज की बनती है। कॉलन काइमा की अगर आप बात करें तो उनकी सेल वॉल जो है वो कॉर्नर्स पे थोड़ी सी मोटी हो जाती है, तो सेल्यूलोज के साथ साथ हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन की भी कॉर्नर के ऊपर थिकनिंग आपको देखने को मिल जाती है। यूजुअली आपके पॉलीगोनल या राउंड सेल्स होते हैं, या आपके ओवल सेल्स होते हैं, या स्फेरिकल सेल्स होते हैं। तो हमने पॉलीगोनल बना के सीखा था कि कॉर्नर्स कितने मोटे मोटे हो सकते हैं एक कॉलन काइमेटस सेल के। और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लिविंग सेल है, तो ये फड़फड़ाने वाली चीजों में जैसे कि यंग स्टेम में एज वेल एज पेटियोल ऑफ लीफ में देखने को मिलता है। और ये जो कॉलन काइमा है ये आपको अलग अलग क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन करता हुआ दिख सकता है, यानी ये भी खाना बना सकता है। अगर मैं बात करूं स्क्लेरन काइमा की, तो स्क्लेरन काइमा जो है मेरे दोस्त, इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता और थिक लिग्निन की वॉल होती है। तो मेरे भाई ये जो है आपके डेड सेल्स हो जाते हैं। इनमें पिट यानी कि आने जाने के रास्ते पाए जाते हैं, कहीं कम पिट होंगी कहीं ज्यादा पिट होंगी। जैसे अगर आप फाइबर की बात करें तो गिनी चुनी पिट है, तो कम पिट है। और यहां पर अगर आप स्क्लेरिड की बात करें तो बहुत ज्यादा पिट्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो न्यूमरस पिट्स है। तो कोई पूछे फ्यू पिट किस में है, तो फाइबर में, एंड न्यूमरस पिट किस में है, आपकी स्क्लेरिड में। फाइबर जो है मेरे दोस्त ये आपका पतला लंबा बाल जैसा स्ट्रक्चर है, तो दोनों एंड इसके पिचके हुए होंगे, टेपर्ड होंगे, जैसे दोनों एंड को आपने पिचका के टेप लगा दी हो। बीच का स्थान जो है थोड़ा मोटा होगा, जिसमें ल्यूमन जो है आपका छोटा सा है, और ये वॉल काफी ज्यादा थिक है जो आपको देखने को मिल रही है। तो काफी कम आपको पिट्स देखने को मिल रही हैं। थिक लिग्निन की सेल वॉल है और पतला लंबा बाल जैसा ये स्ट्रक्चर है। टेपर एंड आपको दोनों साइड देखने को मिल रहे हैं, और ल्यूमन यानी बीच का ये जो आपका इलाका है ये काफी छोटा सा है। तो ग्रुप में ये पाए जाते हैं फाइबर, जिससे आप चोटी बना सको फाइबर की, एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सेम स्क्लेरिड जो है ये भी स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू है, तो ये भी आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ये स्फेरिकल, ओवल या सिलेंड्रिकल हो सकता है। चाहे आप किसी बॉल को काटें, चाहे अंडे को काटें या सिलेंडर को, आपको ऐसा गोल सा क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा, जहां ये जो आपका ल्यूमन है ये काफी छोटा है, और ये जो वॉल है ये काफी थिक है, जो कि किसकी बनी हुई है, लिग्निन की बनी हुई है। एंड यहां पर भी आपकी काफी सारी पिट्स आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये पाया कहां जाता है, आपका चाय में, आपका नट्स में, लेग्यूम्स में, एंड जीपीएस के पल्प में, इन फ्रूट्स के पल्प में। तो चाय याद रखो कि चाय की पत्ती में, नट जो है इनकी फ्रूट वॉल में, लेग्यूम के सीड कोट में, एज वेल एज जीपीएस के फ्रूट पल्प में आपको ये देखने को मिलता है। एक बार लेट्स गो टू एनसीईआरटी एंड लेट्स चेक कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। यह है आपका फाइबर, जिसका ल्यूमन है काफी पतला सा, एंड मेरे भाई आपकी मोटी सी यहां पर लिग्निन की डिपोजिशन वाली बॉल लगी हुई है, और बीच में छोटे छोटे से आपके क्या है यहां पर पिट भी हैं, तो बहुत लिमिटेड पिट है। यहां देखो पिट कितने सारे हैं, तो बहुत न्यूमरस पिट आपको देखने को मिल रहे हैं। कहां पर, स्क्लेरिड में। ल्यूमन यहां भी छोटा है और वॉल यहां पर भी काफी थिक है, जो हम बना चुके हैं। स्क्लेरन काइमा जो है इसमें पतले लंबे सेल्स होते हैं, जो कि बहुत ही मोटी और लिग्निन की डिपोजिशन वाली वॉल लेकर के बैठे होते हैं। इनमें चुनिंदा पिट्स भी हो सकती हैं और बहुत सारी पिट्स भी हो सकती हैं। यूजुअली ये डेड होते हैं क्योंकि इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं देखने को मिलता। एंड मेरे दोस्त ये दो टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे, जिसे हम फाइबर्स और स्क्लेरिड कहते हैं। फाइबर जो है ये बाल जैसे हैं, तो इनकी वॉल भी थिक है लिग्निन की, ये इलोंगेटेड यानी लंबे हैं बाल जैसे, एंड पॉइंटेड सेल्स हैं, यानी इनके एंड जो है टेपर्ड है, एंड ये ग्रुप में पाए जाते हैं जिससे इन बालों की चोटी बन सके। एंड मेरे दोस्त ये आपके मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के काम आते हैं। स्क्लेरिड जो है ये आपके स्फेरिकल, ओवल या फिर सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। किसी भी चीज को आप काटोगे, चाहे सिलेंडर, चाहे बॉल, चाहे अंडा, तो आपको ऐसा गोल मटोल सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और इनमें भी सेंटर पे बहुत छोटा सा ल्यूमेन देखने को मिलता है, एंड बाहर एक मोटी सी वॉल आपको देखने को मिलती है लिग्निन की बनी हुई। ये भी आपके क्या क्या कहां कहां पाए जाते हैं, आपका फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, तो नट्स में पाए जाएंगे। पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा यानी जीपीएस में। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स यानी मटर के सीड कोट में, एंड चाय की पत्ती में। ये भी डेड सेल हैं, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो कोई आपसे सवाल पूछे कि मैकेनिकल सपोर्ट कौन कौन देगा, सर कॉलन काइमा और स्क्लेरन काइमा। लेकिन कॉलन काइमा लिविंग होने के बावजूद मैकेनिकल सपोर्ट देता है यंग स्टेम और पेटियोल ऑफ लीफ को, जबकि ये जो स्क्लेरन काइमा है ये डेड होने के बाद मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा होता है। यहां तक की बातें अगर क्लियर हैं तो क्या कुछ सवाल फोड़ दिए जाए मेरे दोस्त, फटाफट बताओ। क्या यहां तक की बातें अगर करेक्ट है तो कुछ कुछ सवाल कर लिए जाए, एटलीस्ट एक आधा सवाल छुआ जाए जो हमें लगता है कि अभी हो सकता है। आओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 कर दो झटपट। पहले एक बार यस बोल दो इन द चैट सेक्शन कि हम सवाल करने के लिए तैयार हैं, एंड देन हम कुछ पोल्स लगाते हैं, राइट। एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। यस, आ जाओ।
पहला सवाल सॉल्व कर दो, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। थिकनिंग इन कॉलन काइमा इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, कॉलन काइमा में जो कॉर्नर्स थे ये थिक थे, हमने बताया था ये आपका कॉलन काइमा, ये एक पॉलीगोनल सेल है, इसके साइड में एक और पॉलीगन बना लो, इसके साइड में एक और पॉलीगन बना लो। हम कह रहे थे इनके कॉर्नर्स थिक है, तो इन कॉर्नर्स पे क्या जमा था गुरुजी? 3 अलग अलग टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में हमने बात की। पेरेनकाइमेटस सेल्स में सिर्फ आपका सेल्यूलोज देखने को मिला सेल वॉल में, कॉलन काइमा में सेल्यूलोज के साथ साथ हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन भी देखने को मिला, और स्क्लेरन काइमा में लिग्निन देखने को मिला। तो मेरे भाई यहां 3 नाम आने चाहिए, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। ढूंढ लो, लिग्निन नहीं आएगा, क्यूटिन नहीं आएगा, सुब्रिन नहीं आएगा, पेक्टिन आ रहा है इन तीनों में से। तो आंसर क्या आ जाता है मिस्टर बी आ जाता है। बाकी सारी चीजें तो है ही नहीं हमारे ऑप्शन में भाई, 3 ही नाम हमने पढ़े हैं, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। बाकी सारे नाम तो आ ही नहीं रहे, सिर्फ पेक्टिन ही है जो कि यहां पर लड़ रहा है। इसी को कर देते हैं खत्म। आए वाह मेरे शेर, बहुत बढ़िया। एक बार ब्लंडर ओपन इन द चैट। इस सवाल में ऐसा क्या था जो आपसे नहीं हुआ मेरे भाई? स्क्लेरन काइमा, जहां स्क्लेरिड और फाइबर थे, तो इससे भी याद कर सकते हो ना कि फाइबर तो डेड होता है भाई। बाल अगर आपने तोड़ा तो इट इज डेड ओनली, लिविंग थोड़ी है भाई। बाल कटवाने जाते हो, अगर बाल लिविंग होते तुम्हारी चीख नहीं निकल जाती? दरवाजा पीट रहे होते नाई का, खोलो खोलो मेरे बाल मत काटो। इन जिंदा बालों की जान मत लो मेरे भाई, इट इज डेड प्रोटीन। अगर मैं अपने बालों को खींच रहा हूं और मुझे दर्द हो रहा है तो वो दर्द स्कैल्प में हो रहा है, क्योंकि मैं अपने बालों के साथ साथ अपनी खाल भी उधेड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं सिर्फ इतने बाल को ऊपर से पकड़ के अभी कैंची से कुतर डालूं तो क्या मुझे बिल्कुल भी दर्द होगा? नहीं गुरुजी, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तो ये जो फाइबर है बाल जैसा और ये जो स्क्लेरिड है ये तो डेड है ना मेरे भाई। तो उसमें लिग्निन की वॉल होगी, तो लिग्निन कैसे कर सकते हो? कॉलन काइमा और पेरेनकाइमा तो लिविंग थे ना। यस, तो थोड़ा समझो, ये इतना बढ़िया सवाल नहीं था जिसमें इतनी गलतियां हो सके, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहां पर ज्ञानबाजी कर रहा हूं। बिकॉज अगर ये थोड़ा टफ सवाल होता तो समझ में आती चीजें, है ना, पर ये उतना टफ सवाल था ही नहीं। ओके, यहां पक्का फिसलोगे, पहले बता रहा हूं, सवाल को पढ़ो, अब करना सीखो भाई, अब बहुत ज्ञान दे दिया है। Which of the following tissue is dead and provide mechanical support? अब मैकेनिकल सपोर्ट कौन कौन देता है? सर कॉलन काइमा और स्क्लेरन काइमा दोनों ही देते हैं। यहां पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज डेड, आज तो हमने एक ही डेड टिश्यू पढ़ा है, दैट इज स्क्लेरन काइमा, और कुछ पढ़ा ही नहीं है भाई। कॉलन काइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मैं खुद कह रहा हूं कि यंग स्टेम में और पेटियोल ऑफ लीफ में यानी फड़फड़ाने वाली चीजों में कॉलन काइमा जो है मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। बट मेरे भाई स्क्लेरन काइमा इज डेड, कॉलन काइमा इज लिविंग। तो लिविंग नहीं बताना है ना हमको सवाल में, हमें तो डेड पूछा गया है, तो डेड पे हम लोग मार्क कर देंगे। उत्तर आ जाएगा आपका क्या? मिस्टर ए, मिस्टर अपना बच्चन बिकम्स द राइट आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, लगभग 92%, बहुत बढ़िया। अभी ये कर नहीं पाओगे जाइलम वाला सवाल, झूठ जो है ये भी नहीं कर पाओगे अभी। ये जो है 5वां, ये तो सिंपल सवाल है बट कर दो अभी, है ना, पीवाईक्यू का सवाल है। अब ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं तो क्या किया जा सकता है? स्क्लेरेट्स आर मेड अप ऑफ विच टिश्यू? नाम में घुस जाओ भैया, खोपड़ी पे लगा के नूरानी तेल। भाई स्क्लेरिड इनिशियल जो है 6 अल्फाबेट देख लो। स्क्लेरिड और फाइबर किसके पार्ट थे? स्क्लेरन काइमा। और यहां एक शब्द आ रहा है एरन काइमा, इस सवाल में भी यही एरन काइमा था, पीछे आपके सवाल में भी एरन काइमा था यहां पर बीच में। तो एरन काइमा क्या है? एरन काइमा मतलब कुछ ऐसे पेरेनकाइमेटस सेल जिनके बीच में एयर ट्रैप हो जाए, उन्हें एरन काइमा कहते हैं। इस एयर शब्द से ही एरन काइमा बना है, ये राइट। तो एरन काइमा में एयर आप लिख सकते हो इन केस इफ यू वांट टू सॉल्व दिस, कि कुछ ऐसे पेरेनकाइमेटस सेल जिनके बीच में हवा भर जाए उन्हें क्या बोलते हैं? एरन काइमेटस कहते हैं। ठीक है, आज तो यहां पे उत्तर क्या हो जाता है? मिस्टर चूरा बच्चन हो जाता है, मिस्टर सी। इसको मार्क कर देते हैं, लगभग 95। वाह मेरे भाई, वाह वाह वाह, कौन सा च्यवनप्राश चाट लिया है दोस्त, बहुत अच्छी बात है। हालांकि सवाल उतना हाई फाई नहीं था बट फिर भी ऐसा पोल आता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज अनरिलेटेड टू कॉलन काइमा? कर सकते हैं मेरे भाई, फटाफट मार्क कर दो, अनरिलेटेड टू कॉलन काइमा। कॉलन काइमा के लिए कौन सी बात गंदी है, कौन सी बात गलत है? सेल वॉल थिकनिंग जो है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की है, होती है कॉलन काइमा में, एकदम सही बात है। इंटरसेलुलर स्पेस वेल डेवलप्ड है। इंटरसेलुलर स्पेस मेरे भाई, यहां तो कॉर्नर्स पे एमसी लगा दी थी, इंटरसेलुलर स्पेस नाम का नामो निशान भी नहीं था। सिर्फ पेरेनकाइमेटस सेल थे जिनके बीच में छोटी मोटी जगह देखने को मिल सकती है, यहां नहीं देखने को मिल सकती।
मेन फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट है फड़फड़ाती हुई चीजों में, जैसे कि यंग स्टेम एज वेल एज पेटियोल ऑफ लीफ एंड क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं। एसिमिलेशन ऑफ फूड यहां भी हो सकती है क्योंकि ये भी एक लिविंग टिश्यू है, तो क्लोरोप्लास्ट यहां पर पाए जा सकते हैं। ये बात भी आपको नोट्स में लिखवाई गई थी, यानी सारी बातें करेक्ट है, सिर्फ ये बात जो है आपकी गलत हो जाती है। इंटरसेलुलर स्पेस वेल डेवलप्ड नहीं होता, बल्कि इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, यह बात आपको मार्क करनी थी। तो उत्तर हमारा मिस्टर भूरा जी अगेन हो जाता है। एक बार चेक करते हैं, लगभग 90% लोगों ने इस चीज को भी क्रैक कर दिया है। स्क्लेरिड कहां नहीं पाए जाते, आराम से देखना मेरे बंधु, दे आर फाउंड एवरीवेयर एक्सेप्ट, कहां नहीं पाए जाते। तो अपने सपने सुहाने लड़कपन के जो तुम देख रहे थे वहीं से एग्जांपल लेकर के उठा करके ले आओ कि भैया चाय पी रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, लेग्यूम्स यानी मटर वगैरह खा रहे हैं और जीपीएस को यूज कर रहे हैं। तो सॉलिड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, एंडोस्पर्म का नाम कहीं नहीं था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नट्स खा रहे थे, मटर खा रहे थे और मेरे भाई जीपीएस जो है इसको भी यूज कर रहे थे एंड चाय भी पी रहे थे, तो चाय की पत्ती में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 एग्जांपल एज वेल एज चाय की पत्ती, ये टोटल सारे एग्जांपल थे स्क्लेरिड के। एंडोस्पर्म के कोकोनट में मतलब कोकोनट के एंडोस्पर्म में, सॉरी, वो भी सॉलिड एंडोस्पर्म यानी व्हाइट कलर के कर्नल में, खोपरे में आपका ये नहीं पाया जा रहा था, स्क्लेरिड नहीं पाया जा रहा था। करेक्ट, तो आंसर क्या आ जाता है आपका मिस्टर 1 आ जाता है। एंड आई गेस ये तो ज्यादातर लोग बना लेंगे क्योंकि आज हमने एंडोस्पर्म की बात की नहीं है, लगभग 90% लोगों ने बना लिया है। अगला सवाल जाइलम का है, अभी कर नहीं पाएंगे। अगला सवाल फ्लोएम का है, कर नहीं पाएंगे। अगला सवाल अगेन आपका फ्लोएम का है एंड यहां पर जाइलम का है, अभी नहीं कर पाएंगे। अभी थोड़ा सा जाइलम फ्लोएम खेला जाए और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की ओर बढ़ा जाए। उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा देता हूं, बहुत प्यारा सा टॉपिक, राइट, एक बहुत प्यारा सा टॉपिक पढ़ा देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी अगर आपने पढ़ डाला तो जीवन हो जाएगा झिंगा लाला। आपको अब कई सारे लेयर्स का नाम पता करना है। जब आप किसी पर्टिकुलर प्लांट की स्टेम को काटेंगे तो आपको अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लो मेरे भाई कि आपने यहां पर इसको काटा, ये है करेक्ट, आपने इसको काटा, ये एक प्लांट की स्टेम थी, आपने स्टेम को काट डाला, अब आप इस स्टेम को देख रहे हैं। अब ये सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसका कुछ नाम है, इसके अंदर जो लेयर है अंदर वाली इसका कुछ नाम है, इसके बीच में जो गोंद लगी हुई है इसका कुछ नाम है, इसके अंदर ये जो बीच में खांचा दिखाई दे रहा है इसका कुछ नाम है। तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी स्टेम को काटेंगे, अगर आप किसी रूट को काटेंगे, अगर आप किसी लीफ को काटेंगे तो आपको अलग अलग टाइप के सेल्स दिखाई देंगे, अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगी, उन लेयर्स का कुछ नाम होगा। तो पहले हम उन सारे के सारे नामों को पढ़ लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दोज नेम्स इन डिटेल्स, जिससे कि आगे चल के हम जब भी इन नामों को ले रहे हो आपको एक क्लैरिटी आ जाए। तो यहां पर आप लिख सकते हैं हेडिंग की नेम ऑफ ऑल लेयर्स इन प्लांट्स, नेम ऑफ ऑल लेयर्स इन प्लांट्स। प्लांट का कोई भी पार्ट काटकर सारे के सारे लेयर्स के बस एक बार नाम देख लो कि आगे से मैं कोई नाम अगर आपके आगे ले रहा हूं तो आए बैंगन ऐसा ना हो जाए, आपको पता लगे कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक पेड़ बना लिया, यहां पर मैंने एक पेड़ बना लिया, यह आपका एक पेड़ है। देखो देखो क्या ये पेड़ है? हाँ गुरुजी लग तो रहा है। ऊपर थोड़े हरे भरे पत्ते अगर बना देते तो मजा आ जाता गुरुजी, अभी बनाता हूं दोस्त। ये पेड़ है, ठीक है। अब इस पेड़ की मैं हरी भरी शाखाएं भी बना देता हूं। ये आपका पेड़ हो गया। मुझे बताओ भैया ये जो पेड़ है क्या ये डाइकॉट है या मोनोकॉट? चैट सेक्शन भर डालो सिर्फ इसकी शक्ल देख करके। मैंने सिर्फ ये पेड़ बनाया है, मैंने और कुछ भी नहीं बोला। मुझे बताओ क्या ये डाइकॉट का पेड़ है या मोनोकॉट का पेड़ है? खुद बताओ। अगर मैं कहूं कि ये एक डाइकॉट ट्री है तो क्या मैं सही होऊंगा? गुरुजी आप एकदम सही होंगे। क्यों? क्योंकि डाइकॉट में होती है सेकेंडरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ से बनता है लकड़ा। तो मेरे भाई ये जो लकड़ा है ये सेकेंडरी ग्रोथ से ही बना होगा ना? यस गुरुजी। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ कहां होती है? डाइकॉट में ही होती है। तो मैंने अगर आपको बोला है कि मोनोकॉट और डाइकॉट में से क्या है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि एक डाइकॉट है क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रखी है। अब इस डाइकॉट की स्टेम को मैंने काट डाला, अब इस डाइकॉट की स्टेम को मैंने काट डाला। तो पहले मैं क्या करता हूं, ये जो आपके हरे भरे पत्ते हैं इनको ऊपर सरका देता हूं। मैं कह रहा हूं मैंने इस डाइकॉट की स्टेम को काट डाला, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया है यहां पर?
ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया है, इस पूरी की पूरी स्टेम को ऐसे ट्रांसवर्सली काट दिया है। भाई मेरे पास अपनी एक शाही तलवार है ना, ये लाइट भी जलती है इसमें, लाइट जला देता हूं, है ना। तो ये है अपनी शाही तलवार। मैंने क्या किया, मैंने अपनी कुल्हाड़ी से इस पेड़ को ऐसे काटा। अगर मेरे पास असीम ताकतें हैं दोस्तों, में पता है, अगर मेरे सामने कोई पेड़ खड़ा है और मैं उसको बीचों बीच से फाड़ दूं लंबा, तो मैं उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ले रहा हूं। मैंने लंबाई में लॉन्गिट्यूडिनली काट दिया है ना उस पेड़ को, यस गुरुजी। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ट्रांसवर्सली इस पेड़ को काट रहा हूं। ट्रांसवर्स मतलब ऐसे टेढ़ा काट रहा हूं, खचाक करके। तो मेरे भाई, अगर मैं एक पेड़ को टेढ़ा काट रहा हूं, ट्रांसवर्सली काट रहा हूं, और मैं उस पेड़ को ऊपर से देखूं, तो क्या मुझे एक गोलाई दिखाई देगी? मेरे भाई समझ लो ये एक पेड़ है, समझ लो ये एक पेड़ है। अगर मैं इस पेड़ को ऐसे काटूं, खच, है ना, ऐसे काट दूं, तो इस पेड़ का जो तना है आपको ऐसा गोल मटोल दिखाई देगा, जिसपे आप बैठ भी सकते हो। यस गुरुजी, गोल मटोल दिखाई देगा। तो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यहां पर बन के आएगा, है ना। फोल्ड करके रख देता हूं, युद्ध में काम आएगी। तो मेरे भाई यहां पर मैंने क्या लिया है, सबसे पहले मैंने लिया है ट्रांसवर्स सेक्शन। पहले मैंने लिया है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम। ट्रांसवर्स सेक्शन को टीएस भी कहते हैं प्यार से, टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो ये जो टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम है, ये क्या मेरे बंधु, मेरे भाई, मुझे गोल मटोल सा दिखाई देगा? क्या है, मुझे गोल मटोल सा दिखाई देगा? यस, गोल मटोल सा दिखाई देगा। अब मेरे भाई इस गोल मटोल में सारे लेयर तो सेम होंगे, बाहर का लेयर है, ये अंदर का लेयर है, ये उससे अंदर का लेयर है। अब मैं पूरा बनाऊं, इससे अच्छा मैं इतना बना लेता हूं, ये लेयर भी मिल गई, ये 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 भी मिल गई। भाई पूरी की पूरी क्यों बनानी है, इसने पार्ट का डायग्राम बना लेता हूं ना। तो मैंने क्या किया भैया, इतने का डायग्राम बना लिया, इतने का डायग्राम बना लिया, कितने का, इतने का डायग्राम बना लिया। एक सेकंड बस, इतने को काट डाला मैंने, कलर दूसरा ले लेता हूं, इतने को काट डाला मैंने। मैं बोला मेरे को इतने की ही जरूरत है, इतने में ही मेरा काम चल जाएगा, इतने का ही मैं डायग्राम अच्छे से बना लेता हूं। इसी में मुझे सारे लेयर्स दिख जाएंगे। इसी को मैं इलेबोरेट कर देता हूं, ठीक है। इसी को मैंने क्या कर दिया, इलेबोरेट कर दिया। अब मुझे सबसे पहले ऊपर वाली लेयर दिखी। अगर मैं इस पेड़ की बात करूं, सबसे ऊपर वाली जो लेयर मुझे दिखाई दी, उसको मैं क्या बोलूंगा, एपिडर्मिस बोल दूंगा। यस गुरुजी, आप एपिडर्मिस बोल देंगे। ये आपकी एपिडर्मिस है, जहां पड़े हुए सेल हैं, और स्टेम हेयर नाम की भी यहां पर चीज पाई जाती है, तो स्टेम हेयर भी आप बना सकते हो। बाकी मैं डाइकोट स्टेम जब आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेल में भी बताऊंगा। ये आपका स्टेम हेयर नाम की चीज है। दिस इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगी मेरे भाई, एपिडर्मिस के नीचे आपको अभी बताई गई थी क्या देखने को मिली थी, आपको हाइपोडर्मिस देखने को मिली थी। एपिडर्मिस के नीचे वाली, एपी मतलब सबसे ऊपर, एपी माने ऊपर, तो एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर आपको देखने को मिलती है, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस कहते हैं। इसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। यस गुरुजी, इसे हम हाइपोडर्मिस कहेंगे। तो एपिडर्मिस के नीचे मल्टीपल लेयर्स पाई जाएंगी, किसकी, हाइपोडर्मिस की। मल्टीपल लेयर्स पाई जाएंगी किसकी, हाइपोडर्मिस की। तो ये हाइपोडर्मिस बनाई। हाइपोडर्मिस के नीचे पाई जाएंगी कॉर्टिकल लेयर्स, कॉर्टिकल लेयर्स। यह आपकी कॉर्टिकल लेयर्स, ये कॉर्टिकल लेयर्स देखने को मिलेंगे। करेक्ट, कॉर्टिकल लेयर्स देखने को मिलेंगी। तो ये है आपकी कॉर्टिकल लेयर्स। मल्टीपल कॉर्टिकल लेयर्स होती हैं, तो हम बीच में गैप डाल करके ऐसा सा एक डायग्राम बना लेते हैं, और ये डॉट डॉट लगा देते हैं कि हाँ भैया ऊपर से नीचे तक कॉर्टिकल लेयर्स है खूब सारी। अब इस कॉर्टिकल लेयर के बाद आपको एक और कॉर्टेक्स के सबसे अंदर की लेयर बनानी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस ऊपर वाली, हाइपोडर्मिस उससे नीचे वाली, एंडोडर्मिस सबसे अंदर वाली जो लेयर है, कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली जो लेयर है, इसका नाम क्या रख दिया, एंडोडर्मिस रख दिया। इसका नाम है एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के नीचे हमने और कई सारे सेल्स बनाए, और यहां पर बना दिया जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम हमेशा याद रखेगा कि सेंटर पे होता है, जाइलम हमेशा सेंटर की तरफ होगा, एंड फ्लोएम, पी फॉर फ्लोएम हमेशा पी फॉर पेरीफेरी पे होगा, पी फॉर पेरीफेरी पे होगा। तो फ्लोएम हमेशा बाहर की साइड होता है, जाइलम अंदर की साइड होता है। एंड ये जो जाइलम फ्लोएम को घेरने वाले सेल्स हैं, यहां जो आपके घेरने वाले सेल्स आपको देखने को मिलेंगे जाइलम फ्लोएम के अराउंड, इनको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीसाइकिल के सेल्स कहते हैं। क्या नाम है गुरुजी, पेरीसाइकिल के सेल्स। इन्हें हम पेरीसाइकिल के सेल्स कहते हैं।
करेक्ट। तो ये पेरिसाइकिल के सेल्स आप बना सकते हैं। दीज आर अ लॉट ऑफ पेरिसाइकिल सेल्स। ठीक है जी, करेक्ट है गुरुजी, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई पंगा नहीं। इन सभी के नाम आपको 2 मिनट में याद हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे नाम आपको भाई बहुत बार पढ़ने हैं। इस चैप्टर में तो इन नामों के बिना काम चलेगा ही नहीं। आप मान के चलिए आने वाले लेक्चर से, है ना, यानी कल परसों से आप मान के चलिए ऐसा कोई लेक्चर नहीं होगा जिसमें आप इन नामों को ना दोहरा रहे हैं। कम से कम अगले 3-4 लेक्चर आपका ये नाम पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो दीज आर पेरिसाइकिल सेल्स। और पेरिसाइकिल के बाद सबसे सेंटर पे आपको देखने को मिलते हैं क्या, पित्त के सेल्स। सबसे सेंट्रल जो पार्ट होता है, सबसे सेंट्रल जो लेयर होती है, इसे हम कहते हैं पित्त। इसे हम कहते हैं क्या, पित्त। तो मल्टीपल लेयर्स आप पित्त के बना सकते हो। यह है आपका पूरा का पूरा डायग्राम। यह है आपकी स्टेम की सारी लेयर्स जो कि आपने अच्छे तरीके से बना ली। अब इसको अगर आप थोड़ा सा पॉलिश करना चाहें तो कर सकते हैं। यहां से मैं आपका ऐसे काटता हुआ ले आता हूं इसको, है ना, जिससे एक ओवरऑल अच्छा डायग्राम तैयार हो। आप भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो छोड़ भी सकते हैं, दैट्स योर कॉल। एक अच्छा प्यारा डायग्राम बने ना, एक शेप में बन जाए। तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम है जो कि हमने देखा अभी तक। ये आपका कंप्लीट डायग्राम है जो अभी तक हमने यहां पर देखा। स्टेम को काटोगे ये सारे लेयर आपको देखने को मिलेंगे। स्टेम को काटोगे ये सारे लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। करेक्ट। सबसे पहला जो लेयर है, सबसे ऊपर वाला, सबसे बाहर वाला, इसे कहते हैं एपिडर्मिस। क्या बोले गुरुजी, एपिडर्मिस। बाहर वाली डर्म यानी लेयर, डर्मिस मतलब होता है लेयर। सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसको क्या कह दिए, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे आपने कहा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे आपने यहां लिखा कॉर्टिकल लेयर्स। आपने यहां लिखा कॉर्टिकल लेयर्स। कॉर्टिकल लेयर्स में सबसे अंदर वाली जो कॉर्टेक्स की ही लेयर है इसे हमने क्या कहा, एंडोडर्मिस। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस इसको कहा। इसके अंदर जो लेयर है इसे हमने कहा पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल। एंड मेरे दोस्त यहां है आपका जाइलम एंड फ्लोएम, जिसे हमने कहा वस्कुलर टिश्यू। पेरिसाइकिल वाले इलाके में ही आपके वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। तो इन हरे सेल्स के बीच में ही मैंने जाइलम फ्लोएम बना दिया है। एंड सबसे सेंटर पे आपको क्या देखने को मिली, पित्त देखने को मिली। सबसे सेंटर पे आपको क्या देखने को मिली, पित्त देखने को मिली। यह हमारा कंप्लीट डायग्राम है। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे कि सबसे बाहर वाला लेयर कौन सा, गुरुजी एपिडर्मिस। उससे नीचे हाइपोडर्मिस, उसके नीचे कॉर्टिकल लेयर्स, उसके नीचे एंडोडर्मिस, उसके नीचे पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल वाले रीजन में ही वस्कुलर टिश्यू और सबसे अंदर पित्त। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, उसके बाद आपका पेरिसाइकिल एंड देन पित्त। यह आपका कंप्लीट डायग्राम है। इसके बाहर किसी लेयर का नाम आपको नहीं पढ़ना है। अब मैं आपको एक और छोटी मोटी चीज बता देता हूं, छोटी बातचीत कर लेते हैं यहां पर। अगर मैं आपको स्टेम की कॉर्टेक्स के बारे में बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं स्टेम की कॉर्टेक्स, तो ये कॉर्टेक्स क्या क्या इंक्लूड करती है, कॉर्टेक्स इंक्लूड्स, कॉर्टेक्स इंक्लूड्स मेरे भाई क्या क्या इंक्लूड करती है कॉर्टेक्स आपकी इंक्लूड करती है हाइपोडर्मिस प्लस कॉर्टिकल लेयर्स, कॉर्टिकल लेयर्स प्लस एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। तो हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स और एंडोडर्मिस, इसको मिलाकर के हमने पूरा कॉर्टेक्स कह दिया। अगर आप एंडोडर्मिस के अंदर वाले लेयर्स की बात करें, एंडोडर्मिस इंक्लूडेड नहीं है, एंडोडर्मिस के अंदर वाले लेयर्स की अगर आप बात करें, इन सब को मिला जुलाकर क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, इन सब को मिला जुलाकर क्या कहा जाता है, स्टील कहा जाता है ना। इन सब को मिला जुला के क्या कहा जाता है, स्टील कहा जाता है। आपका यहां पर इन सबको मिला जुला के क्या कह देंगे हम लोग, स्टील कह देंगे। यानी एंडोडर्मिस के अंदर के सारे लेयर्स, ऑल लेयर्स, अलग से भी नोट बना के लिख सकते हो जगह नहीं तो, ऑल लेयर्स इनसाइड ऑफ एंडोडर्मिस
मेक्स स्टील, STELE, इसे स्टील कहा जाता है। तो कॉर्टेक्स में कौन कौन आया आपका? हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स एंड एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस इंक्लूड नहीं करी है मैंने, गौर से देखो। एंडोडर्मिस के नीचे यानी पेरिसाइकल, पिथ और ये जो जाइलम फ्लोएम है, इन सबको मिला करके मैंने क्या कह डाला? स्टील कह डाला। ये आपका कंप्लीट डायग्राम है जहां पर आपने देखा कि कौन कौन से लेयर्स के नाम हो सकते हैं। दीज आर द नेम ऑफ लेयर्स। तो अगर आप सारे के सारे लेयर्स का नाम अलग से भी लिखना चाहो, ऑल लेयर्स आउटसाइड टू इनसाइड, ऑल लेयर्स आउटसाइड टू इनसाइड, तो आपके लेयर की पूरी सीक्वेंस क्या हो जाएगी? आराम से देखो। ऑल लेयर्स आउटसाइड टू इनसाइड, सबसे पहले एपिडर्मिस यानी सबसे ऊपर वाली लेयर, एपिडर्मिस ऊपर है, सबसे बाहर है, नाम में ही है एपी। उसके बाद हाइपोडर्मिस, हाइपो का मतलब नीचे, तो हाइपोडर्मिस। उसके बाद कॉर्टिकल लेयर्स, कॉर्टिकल लेयर्स। उसके बाद एंडोडर्मिस यानी अंदर वाली लेयर, एंडोडर्मिस। उसके बाद आपकी इसके भी अंदर मिलेगी आपको पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के इलाके में ही आप लिख सकते हो कि यहीं पर आपके जाइलम एंड फ्लोएम भी देखने को मिलेंगे। एंड सबसे अंदर की साइड होती है आपकी पिथ, सबसे सेंटर पे पाई जाएगी पिथ। तो दिस इज योर कंप्लीट नेमिंग ऑफ लेयर्स। कल को कोई आपसे पूछ ले कि भैया ये लेयर है, वो लेयर है, तो आपको आइडिया हो कि किस बारे में बात हो रही है। कल को मैं ही अचानक से कोई शब्द आपके आगे बोल दूं, स्टील बोल दूं, तो आप लोग अपना सर ना खुजाने लग जाएं कि गुरुजी ने क्या कह दिया है। स्टील के बारे में पता होना चाहिए। या कल को मैं अगर बोल दूं कॉर्टिकल लेयर्स, तो आइडिया तो होना चाहिए ना कि गुरुजी इस वाले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स। पहले पढ़ लेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे इन नामों के बिना काम चलने वाला है नहीं। अभी ये नाम बहुत ही ज्यादा कॉमनली आपके सिलेबस में आने वाले हैं। अगले 3-4 लेक्चर तो आप मान के चलो कि इन नामों के बिना काम होगा ही नहीं आपका। सो इट्स बेटर कि एक बार झटके से पढ़ लिया जाए और उसके बाद काम करते रहे हम लोग अपना। यस, यहां तक मेरे भाई जिन लोगों ने लिख लिया है, एक बार डन बोल दीजिएगा इन द चैट सेक्शन। एक बार एनसीईआरटी की सैर करा के लेके आते हैं आपको। आइए दोस्त, एक बार चाहो तो चैट सेक्शन में इन सारे के सारे लेयर्स के नाम खुद से भी लिख सकते हो, जिससे कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ। सबसे एंड में पीपी है, पीपी हॉर्न बजा दो, है ना, पेरिसाइकल, पिथ, और इसी में फ्लोएम भी है, तो जाइलम भी वही होगा, जाहिर सी बात है। तो पीपीपी सबसे एंड में है, पेरिसाइकल, फ्लोएम एंड पिथ। यहां देख लो भाई, एपिडर्मिस ऊपर वाला, हाइपो से नीचे वाला, एंडोडर्मिस सबसे अंदर वाली लेयर थी कॉर्टेक्स की, तो बीच में कॉर्टेक्स, बात खत्म। यस, ये आपका डायग्राम है जो कि आपने सीखा, जो आपने देखा, करेक्ट। नाउ दीज डायग्राम्स वर गिवन इन एनसीईआरटी। कल हम लोगों ने ये चीज पढ़ी। अब आराम से देखो, अब मैंने इतनी ज्यादा ज्ञान की बातें आपको क्यों बताई, बड़ी बातचीत क्यों करी। अगर ये आपकी रूट है, बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर ये आपकी रूट है, तो इस रूट की है रूट कैप है। क्या हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में रूट का डायग्राम बनाया था? गुरुजी बनाया था। ये आपकी रूट थी, ये आपकी रूट कैप थी। रूट कैप के जस्ट बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी थी, यानी यहां पर रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल होंगे। इसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन था, जहां सेल लंबे लंबे हो गए थे। एंड इसके बाद रीजन ऑफ मैचुरेशन था, जहां मेरे भाई बाल उगे हुए थे, रूट हेयर उगे हुए थे। तो मेरे भाई ये जो आपका रूट कैप है, इसके जस्ट बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगा। ये आपके रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल होंगे। बिल्कुल गुरुजी, रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल होंगे। अब यहां पर देखो, ये जो रूट है इसमें अलग अलग लेयर बनते हैं। सबसे पहले बना प्रोटोडर्म, बाहर का लेयर प्रोटोडर्म। तो प्रोटोडर्म में क्या बनेगा? प्रोटोडर्म, नाम में घुस जाओ, ये आगे चल के बनाएगी, अभी प्रोटोडर्म है, आगे चल के क्या बनाएगी? एपिडर्मिस लेयर बनाएगी। डर्म डर्म यहां पे पकड़। कॉर्टेक्स है, ये क्या बनाएगी? आगे चल के कॉर्टेक्स ही बनाएगी, कॉर्टिकल लेयर बनाएगी। ये आगे चल के क्या बनाएगी? कॉर्टेक्स ही बनाएगी। ये आगे चल के कॉर्टेक्स ही बनाएगी। और सेंट्रल सिलेंडर जो है, ये कॉर्टेक्स के अंदर का सारा मामला बनाएगी। कॉर्टेक्स में ही एंडोडर्मिस भी आ रहा था, तो उसके अंदर क्या है? पेरिसाइकिल एंड पिथ। तो सेंट्रल सिलेंडर क्या बनाएगी? पेरिसाइकिल एंड पिथ आगे चल के। अब बात पता लगी कि ये सारे के सारे लेयर्स का नाम क्यों बताया। मेरे भाई अगर रूट है, तो रूट में सबसे बाहर की जो लेयर है, ये क्या बनाएगी? प्रोटोडर्म। आगे चल के ये बनाएगी एपिडर्मिस लेयर। इसके बीच का है आपका
कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स ही बनाएगी। एंड सेंट्रल सिलेंडर यानी सेंटर वाली जो लेयर है क्या हो जाएंगी, पेरिसाइकिल और पिथ हो जाएंगी। ये बात हमको पता होनी चाहिए। और ये बात हमें कब पता चलेगी, जब हमें सारे के सारे नाम क्लियर होंगे। तो हमने कहा कि प्रोटोडर्म बना रहा है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स बना रहा है कॉर्टेक्स इटसेल्फ, एंड सेंट्रल सिलेंडर बना रहा है सेंटर वाली लेयर्स यानी पेरिसाइकिल एंड पिथ। क्योंकि रूट का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वहां हाइपोडर्मिस वगैरह नहीं पाया जाता, इसीलिए मैंने सिर्फ एपिडर्मिस लिखवाया है। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सेम चीज यहां पर देखिए, ये आपके प्लांट की रूट है, ये रूट की टिप है, इसे हम रूट एपेक्स कह सकते हैं। तो रूट एपेक्स जो है, यहां पर आपके एपिकल मेरिस्टम के सेल्स पाए जाएंगे। तो ये रूट कैप है, यहां रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स पाए जा रहे हैं। अब ये रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स सारे के सारे रूट के सेल्स को तैयार करेंगे, पूरी रूट तैयार करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर सेंट्रल सिलेंडर जो है, सेंट्रल सिलेंडर में आपका क्या क्या बनेगा, सेंटर की लेयर कौन कौन सी है, जैसा मैंने बताया आपको, पेरिसाइकिल एंड पिथ। सेंटर पे क्या क्या बनेगा आपका, पेरिसाइकिल एंड पिथ। पेरिसाइकिल और पिथ के बाहर क्या बनेगा आपका, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के भी बाहर क्या बनेगा, प्रोटोडर्म से आपका एपिडर्मिस बनेगा। एपिडर्मिस बनेगा, डर्म डर्म शब्द आपका यहां पर आ, तो सबसे बाहर बना एपिडर्मिस, फिर आपका कॉर्टेक्स और फिर आपका पेरिसाइकिल एंड पिथ। यही बात हमने यहां पर देखी है। कल मैंने आपको स्टेम के बारे में भी बताया था, भैया ये है आपका शूट एपिकल मेरिस्टम। अब शूट एपिकल मेरिस्टम आपको कैसे पता लगेगा कहां पर है, भैया ये जो स्टेम है या शूट है, इसके बीच में एक एक्सिस ड्रॉ करो। अब इस एक्सिस का जो सबसे डिस्टेंट मोस्ट पॉइंट है दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टम। अगर ये लाइन है तो ये वाले जो दो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये इस लाइन पे कहीं नहीं आ रहे हैं। ऐसी बात हो गई कि मैं अपने हाथ ऊपर करके खड़ा हूं हाइट नापने के लिए, तो मेरी हाइट तो मेरी खोपड़ी की टिप से ही नापी जाएगी। मैं अगर हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाऊं तो मेरे हाथ के टिप को कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहां पर बस मेरे भाई कुछ ऐसी डालियां हैं जो आपके मेन प्लांट की एक्सिस से भी ऊपर पहुंच गई हैं, इतनी सी ही बात है। यस, तो यहां पर आपको एक बॉडी के बीचों बीच लाइन खींचनी होगी और जो सबसे टिप पे पॉइंट आएगा उसे आप शूट एपिकल मेरिस्टम कहेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस विल कंटेन शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स। यहां पे चीज ज्यादा क्लियर दिखाई देती है, ये वाला डायग्राम ज्यादा बेटर है। अगर आप बीचों बीच एक लाइन बनाएं तो आपको पता लग रहा है ये दोनों चीजें काफी काफी दूर हैं। एंड मेरे भाई ये वाला जो पार्ट है ये इस एक्सिस पे आ रहा है। सो दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टम। यहां पे आगे कुछ पत्तियां उग रही हैं, लीफ प्राइमोर्डियम, तो ये जो पत्तियां हैं उग करके मेन पार्ट से भी ऊपर जा सकती हैं। शूट एपिकल मेरिस्टम आपको यहां पर देखने को मिला एट द डिस्टेंट मोस्ट पार्ट ऑफ द शूट एक्सिस। एक्सिलरी बड है जहां पर आपको अब ब्रांचेस उगती हुई दिखाई देंगी। एंड आपका वस्कुलर टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम भी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। यानी कुछ नहीं पढ़ना यहां पर, ये सारी चीजें आगे आएंगी, बट एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने आपको बताया कि भैया रूट कैप के जस्ट बाद रूट एपिकल मेरिस्टम पाया जाएगा। और शूट को जब आपको देखना है तो आप एक एक्सिस बनाओगे शूट पे, और जो सबसे डिस्टेंट मोस्ट पॉइंट होगा जो उस लाइन पे आ रहा है, ये दोनों चीजें इस लाइन पे नहीं आ रही, इस लाइन से थोड़ी दूर है, यहां क्लियरली देख सकते हो। ये दोनों चीजें जो है इस लाइन पे नहीं आ रही, दूर दूर पड़ी हुई हैं। लाइन पे सबसे एंड में जो पॉइंट आ रहा है वो ये वाला है। सो दिस इज द शूट एपिकल मेरिस्टम। ये बात आपको पता लगनी चाहिए, बस इतना ही। आगे जब आप स्टेम रूट पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, बनाने की भी जरूरत नहीं है। बस एक बार ध्यान में रख लेना कि शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम कहां कहां पाई जाती है, बस ये आपको पता लगना चाहिए। करेक्ट। एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी में कुछ छूटा तो नहीं है। ये अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चंस लेट्स चेक, बन सकते हैं या नहीं, क्योंकि अब जो टॉपिक है वो है काफी बड़ा, उसको अगर शुरू कर दिया तो खत्म करना पड़ेगा और उसमें घोड़े खुल जाएंगे दिमाग के, क्योंकि बहुत सारा याद करने का कंटेंट है। तो थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फिर हम कल पे छोड़ सकते हैं। लेट्स चेक कि टाइम क्या हुआ है। ओके हाँ, टाइम तो है 22 मिनट के आसपास है, टाइम तो है मेरे दोस्त। बताओ क्या किया जाए, जाइलम शुरू करें या डाउट ले लें? क्योंकि जाइलम फ्लोएम देखो, अगर आज शुरू किया तो भी कल खत्म होगा, अगर कल शुरू किया तो भी कल खत्म होगा। बट देखो भाई ये है टफ, जाइलम फ्लोएम इज कंपैरेटिवली टफ, है ना। तो मेरे भाई थोड़ा सा अगर अभी शुरू करोगे तो लगेगा आपको कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है। एनाटॉमी में बस हमें कल संभल के चलना है, सिर्फ कल, ज्यादा नहीं। कल आपका जाइलम फ्लोएम खत्म हो जाएगा, जो कि आपके सिलेबस में है भी नहीं। बट जाइलम फ्लोएम में आपको एक कंसेप्ट पढ़ना होता है, एंडार्च और एक्सार्च का कंसेप्ट, जो कि आपको पहले से भी पता होगा, आपने 11th में देखा होगा। बस वो कंसेप्ट पढ़ाने के पीछे हम लोग पड़े हुए हैं। वो अगर हमने जान लिया तो आगे का काम हमारा आसान हो जाएगा।
फिर टिश्यू सिस्टम पढ़ने हमको, फिर मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। यस, तो डाउट ले लेते हैं आपके। यस, आ जाओ भाई, रीसेंट डाउट में डाल दो सारे के सारे स्टूडेंट, सारे के सारे छात्र अपने डाउट जो है रीसेंट डाउट में डाल दो। 5-10 मिनट में आपके डाउट ले लेता हूं, आ जाओ। सर मैंने सारी क्लासेस ली थी, पढ़ा भी था, फिर भी मेरे बॉटनी में 145 आए। मेरे दोस्त, आपने क्लासेस ली हैं, वेरी 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 वेल डन, लेकिन आपको रिवीजन करना होगा और आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे मैंने आपको आज एक क्वेश्चन कराया जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब उस फर्स्ट क्वेश्चन में 55% पोल रिजल्ट आया था, लेकिन वो जो क्वेश्चन था वो उतना हार्ड नहीं था। तो कई बार आपको लगता है कि आपने टीचर की बताई हुई सारी बातों को समझ लिया है, कई बार आपको लगता है कि सारी की सारी बातें आपको याद हो गई हैं, पर रियलिटी कुछ और होती है। तो मेरे दोस्त, थोड़ा सा यहां पे सजग रहना पड़ेगा, थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा और अपने आप को जो है अच्छे तरीके से आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो रिवीजन करते रहो और थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करो जिससे कि आपको मजा आए। तो विक्स शीट आज डल जाएगी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम की दे चुका हूं मैं टीम को, होपफुली आ भी गई होगी आपके बैच में, मैम ने मेरे को अपडेट किया था, आई गेस आ चुकी होगी। तो आप प्रैक्टिस करिए उससे, और उसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन चाहिए और कुछ सेशन चाहिए मुझे प्लीज बताइएगा, आई एम रेडी टू हेल्प। लेकिन भाई प्रैक्टिस से ही होगा, क्लास लेने से अगर सिलेक्शन होता तो सबका हो जाता। इट्स ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन, कि कर कौन पा रहा है। अब क्लास का जो कंटेंट है उससे एक्चुअल में ग्राउंड पे जाकर के पेपर में बैठ करके मार्क्स कौन ला पा रहा है, दैट इज अ स्किल, वो थोड़ी अलग स्किल है। यस, चल ओके। पल पल ना माने टिंकू जिया हो रिंकू भैया, बिल्ली हंसी, वाह। नाम तुम्हारा आसान होता तो ले लेता मेरे दोस्त। अब ये पता भी नहीं है कि किस नाम के प्राणी ने किया है, आइगॉन टर्गारियन है। कौन से ग्रह से आए हो दोस्त, है ना। और ये बिलोटा जो एंड में हंसा दिया है, बहुत खतरनाक काम कर दिया है दोस्त। पद्मश्री का छिलका तुम्हें दिलाऊंगा एक दिन, कभी मुझे अगर मिला तो उसका खोखा मैं तुम्हें भेंट कर दूंगा, है ना, अपने दीवार पे चिपका लेना उसको। हेलो सर, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू दोस्त। सर न्यू एनसीईआरटी ऑफ न्यू फैमिलीज, अरे सारी तो करा दी भाई, एनसीईआरटी ऑफ न्यू फैमिलीज। आपको एक पीडीएफ मिली होगी पंच की, उसमें वो एनसीईआरटी टाइप करा के डलवा दी है, तो वो आप यूज कर सकते हो, सेम ही है। सर फिजिक्स का बता दो, रिवाइज कैसे करें। ओके, अगर सब कुछ मैं बता दूंगा तो बाकी लोग क्या करेंगे, सबके सब्जेक्ट में घुस थोड़ी सकते हैं दोस्त। फिजिक्स में भी वैसे ही रिवीजन करो जो सर आपको पढ़ा रहे हैं, आप जिनसे भी पढ़ रहे हैं, आप किसी और बैच में पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ो, आप एमआर सर से पढ़ो, आप सलीम सर से पढ़ो, आप तनुज सर से पढ़ो, आप पवन पांडे सर से पढ़ो, आप जिनसे भी पढ़ रहे हैं, आप जगजोत सर से पढ़ रहे हैं, जहां से भी आप फिजिक्स कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप छोटे छोटे फॉर्मूला जो है अपने खुद के एक शीट पे लिखें और उसे पेपर से पहले 10-12 बार रिवाइज करें, तभी फॉर्मूला आपके अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेबल हो पाएंगे। यस सर, वीडियो कॉल कल करेंगे दोस्त। सर आप क्या हो, मैं हूं एक उड़ता रोबोट डोरेमोन। मेरे भाई मैं क्या हूं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूं। ऐसा सवाल पूछ के तुम मुझे शर्मिंदा क्यों कर देते हो, और मुझे कई बार डर लगने लगता है कि आगे चल के देश की बागडोर तुम जैसे अच्छे लोगों के हाथ में होगी, तो मेरा दिल जो है वो धड़कना बंद कर देता है ना। तुम्हें देश का युवा कह के संबोधित कर रहे हैं हमारे देश के नेता कि तुम में ताकत है, कि तुम जो हो बहुत खतरनाक लोग हो, उनको तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि देश का युवा जो है आगे चल के टाइम मशीन बनाएगा, और यहां पर मास्टर से पूछ रहे हैं कि सर आप क्या हो, है ना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या हूं, तुम ही आज मुझे बता दो भाई। आत्मचिंतन और आत्म मूल्यांकन का समय तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि विश्व कल्याण का जो है भार मेरे इन नाजुक कंधों के ऊपर आ चुका है। अब दिन में मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, रात को अपनी एज अ बैटमैन ड्यूटी लगती है, तो मेरे पास तो वक्त नहीं है ये पता लगाने का कि मैं कौन हूं। तुम ही मुझे बता दो मैं कौन हूं, तुम ही मेरा आधार कार्ड बना दो मेरे भाई। आधार सेंटर पर काम करने वाले मेरे भाई, क्या नाम है तुम्हारा, रगड़ने वाला साबुन। ओके, रगड़ने वाला साबुन, हाँ सही रगड़े जाते हो तुम, है ना, वेरी गुड, तुम ही हो। कुछ समाज में तुम ही एक नई लहर लेके आओगे अलग से। थैंक यू सर, समझ आ रहा है। ली फ्रॉम कश्मीर, क्या ली क्या है भाई, अच्छा लव यू फ्रॉम कश्मीर, लव यू दोस्त, थैंक यू सो मच। वीई प्लीज, वीई प्लीज, रोने वाला इमोजी एंड लाल कलर का दिल। वीडियो कॉल नहीं लिख पा रहे हैं, जीवन में पहले ही इतने शॉर्टकट अपना लिए हैं कि वीडियो कॉल को वीसी लिखना पड़े, और वीसी को भी वीई लिख रहे हैं, और ऊपर से रोने वाली शक्ल अलग बना रहे हैं। अच्छा हुआ तुम मेरे सामने नहीं हो मेरे दोस्त, वरना मैं तुम्हें जो है बहुत कस के गले लगा लेता, और उसके बाद जो है मैं तुम्हें चाय भी पिलाता, क्योंकि मैं अहिंसावादी आदमी हूं। मैंने 4 गुंडे रखे हुए हैं, उनसे पिटवाता तुम्हें मैं, और चिकलू से कटवाता वो अलग। तो तुम ऐसे कैसे हो बताओ, तुम बताओ आज तुम कैसे हो, तुमने क्यों मास्टर को तंग करने का ठेका ले रखा है मेरे भाई मिस्टर ठेकेदार। ये वीई प्लीज क्या होता है, और रो अलग रहे हैं, रणधीर भिष्ट नाम है, रो अलग, रोतली शक्ल अलग से बना रहे हैं। इमेजिन और कर जा रहा हूं मैं, है ना, कि ऐसे नाम के लड़के कैसे दिखते होंगे, और अलग ही इमोशनल
अलग हो रहे हैं इधर साइड में बैठ करके, बहुत बढ़िया। डाउट ले लो सर, पढ़ाई कल कर लेंगे। क्या डाउट पूछा है मेरी बहन? इससे बढ़िया आप कुछ डाउट पूछती तो मजा आ जाता। ये कैसी बात हुई, क्या फायदा उठाया है मौके का, है ना। अभी डाउट लेते हैं, डाउट भी बहुत अच्छे डाल रखे हैं ना। प्लीज विपिन सर आप हैंड रिटन नोट्स दे दो प्लीज, 2 बार प्लीज बोला है बहन ने। इसी हफ्ते बैठ के काम करेंगे, ये होते हैं अच्छे बच्चे। पायल बहन वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉल ओम सर, जान का खतरा मोल लो, लेकिन ओम सर को क्लास में कॉल ना करो, क्योंकि हमारी कॉल होती है बहुत अलग प्रकार की। शुरू में ही कुछ ऐसा शब्द बोल देंगे मुझे जो कि मैं तुम्हें सुना नहीं पाऊंगा। यस ओके, बिस्ट भैया मान ही नहीं रहे हैं, है ना। प्रो कैम्बियम भी उधर ही इंक्लूड होगा, कहीं भी कर लो मेरे भाई, है ना। अभी मेरे को ध्यान नहीं है वो डायग्राम, तो एक बार वापस जाऊंगा तो बता दूंगा। सियालाबस एंड कब होगा अर्ली पीज। ओह भाई साहब, इंग्लिश का ट्यूशन लगाओ, बढ़िया है ना। 500-700 रुपए लेगा महीने के, और टाइप करना सिखाएगा बहुत तगड़े तरीके से। सिलेबस एंड कब होगा अर्ली फीस। मेरे भाई कर देंगे, डोंट वरी, टाइम से पहले ही कंप्लीट कर देंगे, अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। विपू भैया सारे सब्जेक्ट को अभी तक थोड़ा ही मेंटेन कर पाई हूं, बट बहुत डर लग रहा है भैया, आगे के होगा मेरा प्रश्न चिन्ह। ओके कोई बात नहीं, धीरे धीरे थोड़ा और वक्त दोगे, टाइम के साथ चीजें सेटल हो जाएंगी, इतना टेंशन नहीं लेनी होती लाइफ में। जितना कर पा रहे हो उससे ज्यादा तो कर ही नहीं पाओगे। समझ लो तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो, मैं बोलूं तुम्हें आओ उठो जागो अपने सपनों के लिए दौड़ो, अब बोले यार 12 घंटे तो मैं पढ़ रहा हूं, इसके आगे मैं क्या दौड़ूं, मर जाऊंगा मैं तो। हाँ तो नहीं मरना है। इफ 12 घंटा इज योर मैक्सिमम, देन अल्टीमेटली उसी में एफिकेसी बढ़ेगी विद टाइम। आज जो आप पढ़ रहे हो, आज जो आपकी समझने की पेस है, आज जो आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की पेस है, वो पेस चेंज होती है, वो आइटरेट होती है, और वही आपको बड़ा बनाएगी मेरे भाई। तो आप 24 घंटे से ज्यादा नहीं अपने दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं ही नहीं किसी के पास। आप जितना टाइम पढ़ रहे हो उसी को एफिशिएंटली यूज करना स्टार्ट करोगे विद टाइम, जब आपकी हैबिट बन जाएगी। सो ट्राई टू मेक दैट हैबिट इन अ फास्ट फॉर्मेट। अगले 15-20 दिनों में रेगुलरली बैठो, किताबों के साथ दोस्ती करो, सवाल बनाने बैठो, अल्टीमेटली यू विल डू बेटर। ओके सर, टाइम मैनेज प्लस डॉक्टर शिनचैन, टाइम मैनेज करो, यू हैव टू ट्रैक योर टाइम, अल्टीमेटली यू विल बी हैविंग 2 आइडियाज। आपके पास 2 चीजें आ जाएंगी, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो अनअवॉइडेबल हैं, जो करनी ही है हर दिन, और कौन कौन सी चीजें हैं जो अवॉइडेबल हैं। जैसे कि ऐसा कमेंट करना अवॉइड कर सकते हो तो 2 मिनट यहां से बच जाएंगी, है ना। तो ऐसे करके टाइम निकाल सकते हो, धीरे धीरे अपने लिए वक्त चुराना आना चाहिए। सबके पास बराबर ही टाइम है, तो ट्रैक करो कि कहां कहां वक्त जो है बचाया जा सकता है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको काटा जा सकता है फॉर कमिंग 2-3 मंथ्स। सो अल्टीमेटली यू कैन मैनेज योर टाइम। और बताइए ये सर क्या हाल चल है, जिंदगी मसत चल रही है, ही। क्या बात है, यस मेरे भाई, बहुत मसत चल रही है, जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। किसी ने मेरी गुड़िया बना रखी है, इनकी बहुत ही ज्यादा कृपा है मेरे ऊपर। पिछले कुछ महीनों से मैं ऐसा फंसा हुआ हूं। सबसे पहले तो मेरा नंबर लीक हो गया, हजारों लोगों के पास मेरा नंबर चला गया, मुझे अपनी प्यारी इकलौती सिम को बंद करना पड़ा, आज भी उस सिम के ऊपर इनकमिंग बंद है। उसके बाद मेरी लाइफ में कुछ पर्सनल टर्मोइल आ गया, और आपको जान करके अति खुशी होगी कि परसों रात को मेरे घर पे चोरी हो चुकी है, और नारनौल वाले घर पे चोरी हुई है। तो मेरे मम्मी पापा चले गए हैं नारनौल, और अब मैं भूखा भी मर रहा हूं क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। स्विगी जोमेटो वाले भी मुझसे पैसा मांग लेते हैं। मुझे लगता है किसी ने मेरी गुड़िया बना रखी है और डेली जो है पिन को अंदर बाहर कर रहा है। मेरे भाई एक ही बार चाकू लेके उसमें मार दे यार, मेरे भाई मेरे परिवार वाले भी दुखी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना। मेरे से कुछ पंगा है तो मेरे तक रखना यार। किसने जादुई गुड्डा बना रखा है मेरे दोस्त, एक ही बार में क्या कर, चाकू ले 3 बार अंदर बाहर कर, खेल ही मिटा दे पूरा का पूरा। अब मैं डेली परेशान हो चुका हूं यार, है ना। कोई अगर है जो इस बात को उस तक पहुंचा सके, कौन है वो मेरे भाई? क्यों भाई यार, मतलब इट इज अ टर्मोइल जो कि पूरे परिवार को ही घेर के बैठ गया है मेरे भाई। तुझे मुझसे कोई तकलीफ है तो मेरे तक रहना भाई, ऐसा मत कर लाला मत कर। पर अब हो चुका है, अब मेंटली स्ट्रेस्ड है, जबरदस्ती का स्ट्रेस है जीवन में, अब मैं लेता नहीं हूं स्ट्रेस। और मेरे को दिक्कत यह है कि भाई आभूषण तो उठा के ले ही गया है, टीवी भी उतार के ले गया है, एलईडी टीवी। पड़ोसियों ने बताया आपके 6 ताले टूटे हुए हैं और आपका टीवी भी गायब है, जो जो हमें दिखा वो हम बता देते हैं। मेरे भाई कम से कम सेट टॉप बॉक्स तो ले जाता साथ में, देखेगा कैसे गरीब आदमी, उसके साथ एक सेट टॉप बॉक्स और रिमोट भी होता है, वो जब तक नहीं ले जाएगा चलाएगा कैसे? तो चोरी तो ढंग से कर लो यार, जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा है, पकड़ तो मैं तुम्हें लूंगा ही, लेकिन कम से कम प्लानिंग से तो करो यार। कैसे लोग हो तुम?
मुझे टेंशन ये हो जाती है कि कोई अपना काम ठीक से भी नहीं कर पा रहा, चोर भी स्किल्ड नहीं है। कंप्लेंट लिखवाऊंगा आज रात को तुम्हारी। गए हैं मम्मी पापा घर, अभी पहले तो खाने का जुगाड़ करूंगा मैं, अभी जाके खाना ढूंढूंगा जंगल में बेयर ग्रिल्स की तरह कुछ लेके आऊंगा अपने लिए, एंड उसके बाद जो है चोरों की खैर नहीं। हाँ ये सच है, अभी मैं हर चीज को ऐसे मजाक में ही टालता हूं क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता ना, जो हो गया वो हो गया, अब उस पर क्या रोया जा सकता है दोस्त, है ना। अभी घर जाके मम्मी पापा भी पहुंच गए होंगे आई गेस, मैं कॉल करूंगा उनको, क्लास के बीच में तो मैं कॉल कर नहीं सकता था, बट मैं एक बार उनको कॉल करूंगा, मैं पूछूंगा क्या हाल चाल है घर के, पूरा उथला पुथला हुआ है घर। तो अभी इट इज एन एडिशनल हेडेक यार लाइफ में, अननेसेसरी किसको ये सब चाहिए, है ना, नहीं सही लगता। तो ठीक है, जीवन में वैसे ही कष्ट है, इंसान सारे जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तुम भी अपने तरीके से स्ट्रगल कर रहे हो, हम भी अपने तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, रोटी पानी की लड़ाई है, इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एवरीवन इज फाइटिंग फॉर द सर्वाइवल, एवरीवन इज फाइटिंग कि डेली बेसिस पे कुछ खाने पीने को मिल जाए, है ना। सब लोग एक जंग लड़ रहे हैं, अनदेखी अनजानी, कोई हथियार नहीं है, कोई विद्रोही नहीं है, सामने कोई है नहीं, कोई जंग का मैदान नहीं है, फिर भी दिमाग में हमेशा घंटियां बजती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ हम नया करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। सो इस बीच में कुछ ऐसे ही अनचाही चीज अगर आ जाए तो दैट बिकम्स अनएक्सेप्टेबल, पर ठीक है, अभी लाइफ है, ऊपर नीचे ग्राफ होता रहता है। सो आई एम जस्ट होपिंग एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बी फाइन, है ना। कल आपको इसके बारे में अपडेट दूंगा अगर मुझे कुछ पता लगता है तो, बट हाँ लेकिन अभी यही है, फैमिली दुखी होती है, स्ट्रेस में होती है, तो कहीं ना कहीं हम तक तो रिफ्लेक्शन आती है। अब हम जैसे मनमौजी घर वाले हो जाएं इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, उनकी एक अपनी जर्नी रही है लाइफ में, उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस थोड़े डिफरेंट रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी तरह चिल हो जाओ, राइट। ठीक है भाई, जो है सो है, पहले खाना ढूंढने जाता हूं, फिर आपसे मुलाकात करूंगा। जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे कल, और उसके बाद मोस्टली मान के चलो कि ये चैप्टर ओवर है, 3 लेक्चर में फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यस, तो एक एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हैं हम इस वीक, अगर मेरा संडे को कहीं जाना नहीं होता। एक इवेंट है, आई गेस मैं लखनऊ में जाऊंगा, अगर इवेंट हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो आई टेक एन एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि मैं संडे, अभी कल भी मैंने क्लासेस ली थी 2 बैच के अंदर, अर्जुना में क्लास ली थी मैंने, गोट में क्लास ली थी, तो अगले वीक में आपके बैच में और लक्ष्य में क्लास रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टरनेट वे में हम लोग 2-2 क्लासेस कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत हमारा सिलेबस भी 4-5 लेक्चर पीछे चल रहा है, उसको भी ट्रैक पे लाना जरूरी है, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में जब हम एंटर करेंगे तो आर सिलेबस विल कम ऑन ट्रैक, क्योंकि वो कंसेप्चुअल चैप्टर है, उसमें हर दिन 2.25 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा भी पढ़ाया जा सकता है, झेल जाओगे आप लोग, यहां नहीं झेल पाओगे। सो ये आखिरी वो टॉपिक है जहां आपको बहुत लिमिटेड पढ़ना है ना, बहुत कम ड्यूरेशन की क्लासेस लेनी है, इसके बाद आप क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा पाओगे। तो चलो मेरे भाई, मैं चलता हूं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ खाने पीने का जुगाड़ करता हूं, है ना, क्योंकि मेरे भैया भी आए हुए हैं, तो दोनों भाई जाएंगे अभी खाने की तलाश में, है ना, बेयर ग्रिल और बेयर फियरलेस और करते हैं कुछ। AITS है, कोई बात नहीं, इस संडे नहीं अगले संडे ले लेंगे, जैसा आप बोलो, आपके हिसाब से चीजें चलेंगी, है ना। AITS है तो अगले संडे ले लेंगे, पर संडे को क्लास लेना शुरू करेंगे एटलीस्ट फॉर 2-3 वीक्स, जिससे कि हमारा सिलेबस कंसोलिडेट हो जाए, क्योंकि आगे चल के यार दिवाली की भी छुट्टियां पड़ेंगी और बड़ी छुट्टियां हैं, कम से कम 1 वीक का गैप हो जाएगा, तो 3 क्लासेस वहां हैम्पर होंगी। सो आई एम ट्राइंग कि कम से कम मैं दिवाली से पहले 3 एक्स्ट्रा क्लास ले लूं, जिससे कि बाद में पंगा ना हो। यस, एडवांस में करके जाते हैं काम, बाद में ऐश करेंगे, क्योंकि मैं भी दिवाली पे फिर घर निकलूंगा, आप भी कहीं ना कहीं इधर उधर जो है अपना एंजॉयमेंट ढूंढोगे, कई बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं वो अपना घर पे जाएंगे, तो किसी को भी डिस्टर्ब मैं नहीं करूंगा। वी विल ट्राई कि हम लोग पहले ही अपना काम खत्म कर लें। सो आई टेक 3 एक्स्ट्रा क्लासेस एटलीस्ट बिफोर दिवाली, उससे ज्यादा ही ले लूंगा, पर 3 तो लूंगा ही लूंगा कम से कम, ठीक है। चलो यार, बहुत बहुत शुक्रिया, कल मुलाकात होगी जाइलम एंड फ्लोएम के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, जय हिंद, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, बाय।